कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है, जहाँ पर हम ईव को देखते हैं जो अपने बच्चों जोस और इजी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से भूकंप आता है जिससे सड़क में बड़ी बड़ी दरार आने लगती है और थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसमें आसपास की सभी चीजें गिरने लगती है। ईव की कार भी वहीं पर फंस जाती है, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ कार को छोड़कर पैदल ही भागने लगती है। भागते हुए जोस को एक बच्ची दिखाई देती है और वो उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही ईव भी गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन इजी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन इजी बेचारी ऐसा नहीं कर पाती और ईव भी गड्ढे में गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं ईव के एक्स हस्बैंड गेविन को, जो एयरफोर्स में अपनी पायलट की जॉब फिर से पाने में फेल हो जाता है क्योंकि 3 साल पहले एक दुर्घटना की वजह से उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। और उस घटना के बाद से ही गेविन को अजीब से विजन्स आने लगे हैं। तभी उसे इजी का फोन आता है और वो तुरंत एलए पहुंचता है, जहां पर शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका है। वहां पहुंचकर वो अपनी बेटी इजी से मिलता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि उस बड़े से गड्ढे में से कुछ बड़े से पक्षी बाहर निकल रहे हैं। उन्हें देखकर गेविन बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने इन पक्षियों को अपने विजन्स में देखा था। कुछ समय बाद ईव को होश आता है और उसे याद आता है कि वो एक हरी रोशनी में गिर रही थी। वो अपने आसपास देखती है कि अब वो किसी गांव में है और वो हरी रोशनी अभी भी आसमान में दिख रही है। वहीं पर एक पत्थर पे खून से बनी हुई एक हाथ की छाप भी होती है। फिर वो अपना फोन देखती है, लेकिन उसमें कोई भी सिग्नल नहीं आता, इसीलिए वो तुरंत उठती है और अपने बेटे जोस को ढूंढने निकल पड़ती है। इसी दौरान उसकी शादी की अंगूठी भी वहीं पर गिर जाती है। आगे चलकर उसे थोड़ी दूरी पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जल्दी से वहाँ पर जाती है और देखती है कि उस गड्ढे में जितने भी लोग और चीजें गिरी थी वो सब वहीं पर होते हैं और उसका बेटा जोस भी वहीं पर होता है। ईव तुरंत जाकर अपने बेटे जोस और वहाँ मौजूद बाकी लोगों से मिलती है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम सैम होता है, वो कहता है यहाँ पर सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी काम है सप्लाईज इकट्ठा करना, इसलिए हम सब लोगों को अपने आसपास के एरिया में जाकर जो भी जरूरत का सामान दिखे उसे लेकर आना चाहिए। सैम की बात मानकर सब लोग अपने आसपास जाकर सप्लाईज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जोस और ईव पर अचानक से एक जंगली काला भेड़िया हमला कर देता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और काला भेड़िया खड़ा होता है। वहाँ मौजूद सब लोग भेड़िए से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है और मारा जाता है। उधर एक और भेड़िया जोस पर हमला कर देता है, लेकिन ईव अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टाई नाम का एक आदमी उस भेड़िए को गोली मार देता है। लेकिन इस हमले में जोस जख्मी हो जाता है और उसको जख्मी देखकर सैम बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसकी बेटी राइले एक मेडिकल स्टूडेंट है। इसलिए वो लोग जोस को एक पुरानी बस में लेकर जाते हैं और उसके जख्म को देखते हैं। जोस के जख्मों को देखकर सैम बताता है कि उसको एंटीबायोटिक्स और सही टूल्स की जरूरत होगी। तभी ईव को याद आता है कि उसने एक एम्बुलेंस भी गड्ढे में गिरते हुए देखी थी, मतलब वो एम्बुलेंस भी यहीं कहीं पर होनी चाहिए। इसलिए वो लोग एक टीम बनाकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान एलए में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से सोफिया मीडिया को बताती है कि वो लोग गड्ढे में कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ एक मिलिट्री ड्रोन को सर्वे के लिए भेजेंगे। उसी समय गेविन को फिर से एक विजन आता है, लेकिन इस बार वो अपने विजन में ईव और जोस को क्लियरली देख पाता है, जिससे उसे समझ आता है कि इतने सालों से जो उसे दिखाई दे रहा था वो 12,000 साल पहले की दुनिया थी, जहाँ पर गड्ढे में गिरने वाले सभी लोग अभी फंसे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया और एजेंट मार्कमैन मिलिट्री टेंट में ड्रोन ऑपरेशन को देखने जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ड्रोन जैसे ही उस हरी रोशनी तक पहुँचता है उसका सिग्नल चला जाता है। तभी सोफिया को याद आता है कि आज से 3 साल पहले भी डेजर्ट में ऐसी ही हरी रोशनी देखी गई थी। अब उसी समय गेविन को एक और विजन दिखाई देता है, जिसमें वो ड्रोन को गड्ढे में क्रैश होते हुए देखता है। इसीलिए वो तुरंत सोफिया और मार्कमैन के पास जाता है और उन्हें ये सब बातें बताता है। वो उन्हें ड्रोन का नाम भी बताता है ताकि वो लोग उसकी बातों पर विश्वास कर सके, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद गेविन अपने घर वापस आ जाता है और एक फोटो देखता है जिसमें वो और ईव उसी पत्थर के सामने खड़े होते हैं जो उसको विजन में दिखाई दिया था। इसके बाद वो उसी जगह पर जाता है और जैसे ही मिट्टी को थोड़ा खोदता है तो उसे वहाँ पर ईव की शादी की अंगूठी मिलती है, जिसे लेकर वो इजी के पास जाता है और उसे दिखाता है ताकि एटलीस्ट उसकी बेटी को उसकी बातों पर यकीन हो जाए। इसी दौरान सोफिया को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि जो पक्षी उस गड्ढे से निकले हैं वो तो बहुत सालों पहले धरती से खत्म हो चुके हैं। इसके कुछ समय बाद एक डॉक्टर टीवी पर इंटरव्यू में कहता है इस गड्ढे से निकलने वाले पक्षी हमारी सिविलाइजेशन से भी पहले के हैं। टीवी पर उस डॉक्टर का इंटरव्यू देखकर गेविन तुरंत उससे मिलने जाता है और उसको ईव की अंगूठी देकर कहता है, डॉक्टर
क्या आप इस अंगूठी को टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है? वहीं पर उस गड्ढे के अंदर की दुनिया में ऑफिसर मैरी बेथ को एक फ्लेयर गन मिलती है और वो उसे चला देती है, जिससे एक साइलिस नाम का बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है। वहीं ईव और सैम जंगल को पार कर रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर टाई मिलता है जो मरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ईव उसे जाकर समझाती है और मरने से रोक देती है। खैर, जैसे ईव के समझाने पर टाई ने अपने मरने का इरादा बदल लिया, वैसे ही आप लोग मेरे समझाने पर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस बनाता रहूं। इसके बाद टाई ईव को बताता है कि उसे याद है कि एम्बुलेंस कहाँ हो सकती है। ये सुनकर वो तीनों तुरंत एम्बुलेंस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रात होने तक वो एम्बुलेंस को ढूंढ भी लेते हैं और उन्हें वहाँ पर एंटीबायोटिक्स भी मिल जाती है। तभी ईव पहाड़ियों की तरफ देखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो जगह एलए के आउटस्कर्ट जैसी दिख रही है। तभी अचानक से उनके सामने एक सेबर टूथ टाइगर आ जाता है। टाई तुरंत एक्शन में आता है और उस टाइगर को गोली मार देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और टाइगर है जो उन पर हमला कर देता है। वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और एक पहाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उन्हें लगता है कि टाइगर चला गया तो वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन टाइगर वहीं पर उनका इंतजार कर रहा होता है और वो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। टाइगर से बच के भागते हुए सैम पहाड़ी से गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। वहीं टाई और ईव भी अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं और टाइगर उनके जस्ट पीछे होता है। फिर जैसे ही वो टाइगर उनको मारने वाला होता है, वो अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल वो गड्ढा एक ट्रैप होता है जो किसी इंसान ने जानवर को पकड़ने के लिए बनाया होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर और भी इंसान मौजूद है। इन सब के बाद ईव और टाई सैम के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी कमर में बहुत चोट आई होती है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाता। टाई और ईव उसको सहारा देते हैं और उसको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी सैम को रियलाइज होता है कि उसकी वजह से वो लोग जो उसके लिए दवाई लेकर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वो ईव से कहता है कि तुम अकेली दवाई लेकर जोश के पास जाओ। ईव भी उसकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। ईव के जाने के बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो देखते हैं तो उनके सामने ल्यूकस खड़ा होता है। इसी दौरान मैरी बेथ अपनी कार ढूंढ लेती है जिसमें ग्रीन कलर का एक बैग होता है। वो तुरंत अपने आसपास के लोगों से पूछती है कि उन्होंने एक ग्रीन जैकेट पहने आदमी को देखा है क्या। इसी बीच वो वेरोनिका और लिली से मिलती है, जिसमें लिली बोल नहीं सकती। वेरोनिका बताती है कि उन दोनों बहनों के पिता को भेड़िए ने मार दिया और वो अपने पिता को अच्छे से दफनाना चाहती है। वेरोनिका की बात सुनकर स्कॉट नाम का एक लड़का उसकी मदद करता है और दोनों जंगल में भेड़िए के पांव और खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और वेरोनिका के पिता की बॉडी तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके पिता की बॉडी को किसी ने पत्थरों के बीच में रखा हुआ है, जो देखने में हाथ का निशान लग रहा था। वेरोनिका अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है और कैंप में वापस आ जाती है। इसके कुछ देर बाद ईव भी कैंप में वापस आती है और जोश को दवा देती है, जिससे उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। उधर ल्यूकस और टाई सैम को कैंप में वापस ले आते हैं। तभी पता चलता है कि ल्यूकस वही आदमी है जिसको मैरी बेथ ढूंढ रही थी। दरअसल ल्यूकस मैरी बेथ का बेटा है, लेकिन ल्यूकस अपनी माँ से बात नहीं करता। उधर दूसरी तरफ वर्तमान दुनिया में गवर्नमेंट के दो एजेंट गेविन को अपने साथ लेकर सोफिया और मार्कमैन के पास जाते हैं। दरअसल उन दोनों ने ईव की रिंग को चुरा लिया होता है और वो लोग कंफर्म करते हैं कि ये रिंग साल 10,000 BC की है। इसका मतलब है कि वो गड्ढा लोगों को पास्ट में भेज रहा है। फिर सोफिया बताती है कि 3 साल पहले भी रेगिस्तान में एक ऐसा ही गड्ढा बना था और उसी जगह पर गेविन का प्लेन भी क्रैश हुआ था। इसके बाद सोफिया उन्हें एक खास एरोप्लेन दिखाती है जिसको उस गड्ढे में जाने के लिए ही बनाया गया था। उस प्लेन को गेविन का बेस्ट फ्रेंड लेवी उड़ाने वाला था। फिर अगले दिन कैंप में मौजूद सभी लोग आपस में खाने को लेकर झगड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा जानवर उनके कैंप पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और छुप जाते हैं। और इसी समय वो बड़ा सा जानवर कैंप में रखा सारा खाना खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। उस जानवर को देखकर स्कॉट, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो बताता है कि ये जानवर तो साल 10,000 BC का है। इसका मतलब है कि वो लोग अपने समय से 10-12 हजार साल पीछे आ गए हैं। स्कॉट की बात सुनकर ईव भी उसकी बात से एग्री करती है और सबको कहती है अब उन्हें अपना खाना खुद ढूंढना चाहिए। लेकिन ल्यूकस इस बात पर यकीन नहीं करता और जंगल में वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल जाता है। ल्यूकस के पीछे पीछे उसकी माँ मैरी बेथ भी उसको ढूंढने निकल जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर किसी ने जाल बिछाया हुआ है। ये जाल उन्होंने पहले भी देखा था, जिसमें एक शेर फंस गया था। इसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ पर अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो ये जाल बिछा रहा था।
उधर कैंप में सैम अपनी बेटी राइले को बताता है कि वो अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा। वो राइले से कहता है कि उसको उसकी स्पाइन में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। राइले कोई डॉक्टर नहीं थी, लेकिन फिर भी स्कॉट और जोस उसका हौसला बढ़ाते हैं और वो जैसे तैसे करके इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कुछ देर बाद सैम को अपने पैर महसूस होने लगते हैं। वहाँ ईव और टाई जंगल में खरगोश का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक भालू आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों एक गुफा में छुप जाते हैं। वो भालू उनका पीछा करता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे गुफा की एंट्रेंस पर पत्थर गिरने लगते हैं और वो रास्ता बंद हो जाता है और वो लोग गुफा में फंस जाते हैं। लेकिन तभी वो अपने पीछे देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैरीबेथ और ल्यूकस नजर आते हैं। वो लोग भी इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वहाँ आए होते हैं। इसके बाद वो चारों मिलकर गुफा को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें एक छोटा सा पानी का तालाब मिलता है। टाई तुरंत उसमें कूद जाता है ताकि वो गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी पानी में कूद जाते हैं। पानी से बाहर निकलकर उन लोगों को एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर लगता है कि वो फ्यूचर से आया था। फिर कुछ देर बाद वो लोग गुफा से निकलने में कामयाब होते हैं। फिर बाहर निकलकर उन्हें बहुत सारे मशरूम मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो लोग वापस कैंप में आ जाते हैं। उधर वर्तमान समय में लेवी प्लेन लेकर उड़ता है और उस गड्ढे में चला जाता है। फिर जैसे ही वो ग्रीन लाइट के पास पहुंचता है तो उसके प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और उसका कॉन्टेक्ट टूट जाता है, जिससे सब लोगों को लगता है कि लेवी भी मारा गया। लेकिन लेवी ग्रीन लाइट से निकलकर पुराने समय में चला जाता है और पैराशूट की मदद से अपनी जान भी बचा लेता है। उधर कैंप में मौजूद लोगों को ग्रीन लाइट फिर से दिखाई देती है और उन्हें उसमें लेवी का प्लेन क्रैश होते हुए भी दिखाई देता है। ये देखकर सब लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और प्लेन को ढूंढने निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग लेवी से मिलते हैं, जो अपने रेडार से प्लेन का सिग्नल ट्रैक करता है। फिर सब लोग लेवी के साथ प्लेन की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उस प्लेन की मदद से ही वो लोग अपने समय में वापस जा सकते थे। रास्ते में उन लोगों को एक नदी को पार करना होता है, जिसमें अचानक से एक बड़ा सा सांप राइले पर हमला करता है, लेकिन लेवी अपनी गन से फायर करके उस सांप को मार देता है और राइले को बचा लेता है। फिर काफी चलने के बाद वो लोग प्लेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो प्लेन फिर से उड़ने की हालत में नहीं होता। लेवी देखता है कि वो उसको ठीक कर सकता है, लेकिन उसके पास उसको ठीक करने के लिए जरूरत का सामान नहीं है। इसीलिए वो लोग प्लेन में से सारी जरूरत का सामान निकाल लेते हैं। लेकिन जाने से पहले लेवी देखता है कि उसके प्लेन में तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक सिग्नल आ रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग सिग्नल के पास जाने का फैसला करते हैं। फिर चलते हुए रात हो जाती है और वो लोग एक जगह पर रुककर खाना खाते हैं। फिर लेवी ईव को उसकी रिंग देता है और उसको बताता है कि उसका पति गेविन पागल नहीं है, उसके विजन सच थे। वहीं वर्तमान समय में एक और भूकंप एले को हिला कर रख देता है। गेविन को फिर से विजन्स आते हैं, जिसमें उसको ईव और लेवी दिखाई देते हैं। वो तुरंत इस बात को बताने मार्कमैन के पास उसके ऑफिस में जाता है, जहां पर उसको एक फाइल मिलती है, जिसमें सोफिया और डॉक्टर रेबेका की एक साथ फोटो होती है, जिसमें लिखा होता है कि 4th इवेंट, मतलब ये पोर्टल पहले भी खुल चुके हैं और सरकार उन्हें लोगों से छुपा रही होती है। फिर मार्कमैन गेविन को बताता है कि अब सरकार कोई भी रेस्क्यू मिशन नहीं करेगी। मार्कमैन की ये बात सुनकर गेविन बहुत निराश होता है और फाइल को चुरा कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो इजी के साथ डॉक्टर रेबेका के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसको सोफिया भी मिलती है। वो गेविन को बताती है कि उनके पास एक और प्लेन है जो पोर्टल में जाने के लिए बनाया गया था। वो ये भी बताती है कि जब डेजर्ट में वो पोर्टल बना था, तब साइंटिस्ट की एक टीम उसको एक्सप्लोर करने पोर्टल में गई थी, लेकिन वापस आते हुए वो ग्रीन लाइट गायब हो गई और वो लोग पास्ट में ही फंस गए। साइंटिस्ट की उस टीम में सोफिया का फियांसे डियाना भी था। फिर वो लोग फिर से पोर्टल में जाने का फैसला करते हैं और गेविन प्लेन उड़ाने के लिए मान भी जाता है और रेबेका भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। उधर कैंप में लिली और वेरोनिका में झगड़ा हो जाता है और वेरोनिका लिली को थप्पड़ मार देती है। लिली गुस्से में जंगल में भाग जाती है, जहाँ पर उसको एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर लिली जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर कैंप में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं कि वो मरा हुआ आदमी उन्हीं के कैंप का एक मेंबर होता है। सैम उस मरे हुए आदमी को देखता है और बहुत हैरान होता है, क्योंकि उस आदमी की मौत करंट लगने से होती है, जबकि वहाँ पर करंट होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। इसके बाद टाई, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, वो लिली से बात करता है। शुरू में लिली सिर्फ सर हिलाकर जवाब देती है, लेकिन फिर वो जोर से बोलती है कि उसने एक बूढ़े आदमी को देखा था जिसके पीठ पर एक हाथ का निशान बना हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाती, वेरोनिका उसे वहाँ से ले जाती है। वहीं वो बूढ़ा आदमी, जिसका नाम साइलस है, छुपकर उन्हें देख रहा होता है। उधर लेवी और बाकी लोग प्लेन से मिले सिग्नल का पीछा करते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत हैरान होते हैं। फिर वो सब लोग अलग अलग होकर पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। उस गांव में एक टेंपल भी
होता है जिसमें हाथ का निशान बना होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस बूढ़े आदमी साइलस की पीठ पर बना था। ईव और लेवी टेम्पल के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक और आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे पत्थर के बनाए हुए एक हाथ के निशान के अंदर रखा होता है। तभी लेवी बताता है कि उसे यहाँ आने से पहले एक और मिशन दिया गया था जिसमें उसको उन्हीं साइंटिस्ट को ढूंढना था जो 3 साल पहले गायब हुए थे। फिर वो एक फोटो निकालता है जिससे पता चलता है कि ये बॉडी उन्हीं में से एक साइंटिस्ट की है। फिर लेवी उस बॉडी के पास से रेडियो उठाता है और ईव के साथ वहाँ से तुरंत निकलता है क्योंकि ज्यादा देर वहाँ पर रुकने से उनको खतरा हो सकता है। तभी ल्यूकस और स्कॉट पर गांव का एक आदमी हमला कर देता है और उन दोनों को पकड़कर बांध देता है। इसी दौरान जोस और राइले को एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जहाँ से वो लोग सीधा गाँव से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उनके सामने कुछ गाँव के लोग खड़े होते हैं जो उन दोनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जोस और राइले तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। उधर लेवी और ईव भी अपनी जान बचाकर एक घर के अंदर चले जाते हैं जिस घर में कुछ बच्चे बैठे होते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा लेवी और ईव से बात करता है और उन्हें बताता है कि उसका दादा साइलस कहता है कि आसमान से आए लोगों से दूर रहना है, वो लोग खतरनाक होते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर ईव उसे समझाती है कि वो लोग खतरनाक नहीं होते। ईव से बात करके वो बच्चा उन्हें गाँव से बाहर निकालने का रास्ता बताता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूकस और स्कॉट होश में आ जाते हैं और खुद को रस्सी में बंधा हुआ पाते हैं, लेकिन ल्यूकस के पास लाइटर होता है जिसकी मदद से वो लोग रस्सी को जलाकर वहां से भाग जाते हैं। उधर जोस और राइले गांव वालों को चकमा देकर वापस गांव के अंदर आ जाते हैं जहां पर वो सब लोग आपस में मिल जाते हैं और वो बच्चा उन्हें गांव से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा देता है। वो सब लोग एक एक करके बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी साइलस बाकी गांव वालों के साथ उन लोगों पर निशाना लगाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उनकी लीडर पारा उन्हें हमला करने से मना कर देती है और उनको गांव से भागने देती है। फिर वो लोग भागकर कैंप में वापस पहुंचते हैं और बाकी लोगों को सब कुछ बताते हैं। फिर उसी रात टाई नोटिस करता है कि लिली अकेली बैठी है। टाई उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वेरोनिका हमेशा उसको डांटती क्यों रहती है। तो लिली बताती है कि वेरोनिका उसकी बहन नहीं है, बल्कि वेरोनिका और उसके पिता ने 1 साल पहले उसको किडनैप किया था। तभी वेरोनिका भी वहाँ आ जाती है और उसे पता चलता है कि लिली ने टाई को सच्चाई बता दी है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वहीं वर्तमान समय में रेबेका गेविन और इजी को उस जगह लेकर जाती है जहाँ पर साल 10,000 BC में वो लोग अपना कैंप लगाकर रह रहे थे। दरअसल उन लोगों को उस जगह पर ईव का एक लेटर मिलता है जो कि पास्ट में ईव अभी लिख रही होती है। उस लेटर में ईव गेविन से माफी मांगती है कि उसने गेविन के विजन्स पर यकीन नहीं किया और बताती है कि ग्रीन लाइट अब बंद हो रही है और गेविन को उन्हें रेस्क्यू करने में अब और देरी नहीं करनी चाहिए, वरना वो लोग उसी समय में हमेशा हमेशा के लिए कैद रह जाएंगे। इसी दौरान कैंप में लेवी अपना रेडियो पर चैनल बदलकर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसका कांटेक्ट दियाना से होता है। दियाना 3 साल पहले आई साइंटिस्ट की टीम का एक हिस्सा थी। वो लेवी को बताती है कि उसका प्लेन भी क्रैश हो गया था और तब से वो यहीं पर फंसी हुई है। ये सुनकर लेवी सोचता है कि उसके प्लेन के पार्ट से वो अपने प्लेन को ठीक कर सकता है और वो सब लोग वहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए वो ईव के साथ जीप में बैठकर दियाना को ढूंढने निकल जाता है। फिर अगली सुबह वो लोग एक बीच पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें दियाना मिलती है। दियाना से मिलकर लेवी उसके प्लेन को चेक करता है और खुशी से देखता है कि उसके पास वो पार्ट्स हैं जो उसे अपने प्लेन को ठीक करने के लिए चाहिए होंगे। उधर वर्तमान समय में मार्कमैन डॉक्टर रेबेका की साइट पर पहुँचता है और उनको नोटिस दिखाकर काम बंद करने को कहता है, लेकिन तभी रेबेका की टीम को उस जगह पर जमीन के नीचे लेवी का प्लेन मिलता है जो कि क्रैश हो चुका होता है और बहुत सारे लोग उसमें मरे हुए होते हैं। गेविन उस प्लेन को देखता है और समझ जाता है कि लेवी अपने मिशन में फेल हो जाएगा, इसीलिए वो तुरंत रेबेका के प्लेन की तरफ भागता है ताकि वो खुद जल्दी से पोर्टल में जाकर उन्हें बचा सके, लेकिन मार्कमैन उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर कुछ देर बाद सोफिया उनके पास आती है और गेविन उसे पूछता है कि पास्ट में मैसेज भेजने का कोई तरीका है या नहीं। वहीं पास्ट में लिली देखती है कि वेरोनिका कैंप में वापस आई ही नहीं है, इसलिए वो टाई को बताती है कि वेरोनिका खुद भी एक विक्टिम है क्योंकि उसको भी उस आदमी ने किडनैप किया था जिससे वो सदमे में है और इसीलिए वो ऐसा बर्ताव करती है। लिली की बात सुनकर टाई डिसाइड करता है कि वो जंगल में वेरोनिका को ढूंढने जाएगा। फिर जब वो जंगल में उसे ढूंढने जाता है तो उसे वेरोनिका मिल जाती है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है और उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो जानता है कि वेरोनिका खुद भी एक विक्टिम है, इसीलिए वो जेल नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही टाई उसके करीब जाता है तो वो एक लकड़ी से टाई पर जोर से हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। इसी दौरान ईव और लेवी कैंप में वापस आते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि वो लोग प्लेन को ठीक कर लेंगे, लेकिन प्लेन में सब लोगों के लिए जगह नहीं होगी।
इसीलिए वो लोग सभी का नाम एक पर्ची में लिखकर लकी ड्रॉ निकालते हैं और उस ड्रॉ में जोस, ल्यूकस और स्कॉट का नाम आता है। ल्यूकस तुरंत स्कॉट से कहता है, तूने मेरा सामान कहाँ छुपाया है, जल्दी से बता। स्कॉट तुरंत उसको लेकर एक जगह पर जाता है और जमीन में खोदने लगता है, जहाँ पर उन्हें एक संदूक मिलता है। वो संदूक पूरा सोने से भरा होता है, जो कि सिविल वॉर के टाइम का सोना होता है। ल्यूकस उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी कैंप में सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं, क्योंकि आसमान में ग्रीन लाइट में से कोई चीज निकलकर उनसे कुछ ही दूरी पर गिरती है। फिर वो सब लोग वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें एक मिलिट्री ड्रोन मिलता है, जिसमें गेविन का एक वीडियो मैसेज होता है। वो उन्हें वार्न करता है कि उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा, इसीलिए उन्हें प्लेन से वापस आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो वादा करता है कि वो अपने प्लेन से उन्हें जल्दी से रेस्क्यू करने आएगा। अब गेविन का वीडियो मैसेज देखकर कैंप के बाकी लोग उस पर यकीन नहीं करते और घर वापस जाने के लिए डेस्परेट होते हैं, इसीलिए वो लोग प्लेन से वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन मैरी बेथ और ईव गेविन की बातों पर यकीन करती है और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए लेवी और डियाना पर बंदूक तान देती है, ताकि वो लोग प्लेन को ना उड़ाए और सबकी जान बच सके। लेकिन गन देखकर डियाना का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है और वो सीधा गोली चला देती है, जो कि प्लेन के फ्यूल टैंक में जाकर लगती है। मैरी बेथ भी सेल्फ डिफेंस करते हुए जवाब में गोली चलाती है, जो कि सीधा डियाना को लगती है। डियाना को घायल देखकर लेवी तुरंत उसको कैंप में लेकर जाता है और बाकी सभी लोग मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और डियाना मर जाती है। वहीं वर्तमान समय में मार्कमैन और उसकी टीम मिसिंग ड्रोन को ढूंढती है और रेबेका के घर पहुंचती है, लेकिन इजी और सोफिया उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और गेविन रेबेका के साथ प्लेन को लेकर उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस गड्ढे में घुसने वाले होते हैं, तभी मार्कमैन उन्हें धमकी देता है कि अगर वो अपने प्लेन को लेकर उस गड्ढे के आसपास भी गए तो वो उनके प्लेन को मिसाइल से उड़ा देगा। मार्कमैन की धमकी सुनकर रेबेका गेविन से प्लेन को वापस ले जाने को कहती है और खुद पैराशूट पहनकर उस गड्ढे के अंदर कूद जाती है। उधर कॉल पर गेविन की बेटी इजी भी उसको वापस बुलाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, तो गेविन भी अपने मिशन को छोड़कर वापस आ जाता है। उधर पुराने समय में फंसे सभी लोग ग्रीन लाइट को बंद होते हुए देखते हैं और अपने घर वापस जाने की सारी उम्मीद खो देते हैं। फिर अगली सुबह बाकी सब लोग मैरी बेथ और ईव को कैंप से बाहर निकालने को कहते हैं। मैरी बेथ सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। वो सब लोग वोट करते हैं, जिसमें ईव का बेटा जोस भी उनके खिलाफ वोट करता है, जिसे देखकर ईव को बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान टाई को होश आता है और वो अपने सामने उस गांव की लीडर पारा को देखता है, जो कि एक हथियार लेकर उसकी तरफ आ रही होती है। टाई बहुत डर जाता है, लेकिन पारा उसके पास आकर एक सांप को मार देती है, मतलब वो टाई की जान बचाती है। इसके बाद वो टाई को एक गुफा में लेकर जाती है और उसका इलाज करती है। वहाँ पर वो टाई को बताती है कि वो लोग बुरे नहीं है, वो बस अपने घर को आसमान से आए हुए लोगों से बचाना चाहते हैं। वो बताती है कि यहाँ पर आसमान से लोग आते रहते हैं और वो भी हथियारों के साथ, और हम पर हमला भी करते हैं। इसी बीच पारा बाहर देखती है और ताई को बताती है कि बाहर बर्फीला तूफान आने वाला है, इसलिए हमें यहीं पर रुकना चाहिए। वहीं वर्तमान समय में गेविन को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे एक एग्रीमेंट पे साइन करवा के छोड़ दिया जाता है, ताकि वो फिर से ऐसा कोई स्टेप ना ले। फिर वहाँ से निकलकर वो सोफिया से मिलता है और उसको बताता है कि उसको अडॉप्ट किया गया था और अडॉप्शन से पहले का उसको कुछ भी याद नहीं। अगर वो किसी तरह अपने रियल फैमिली का पता लगा ले तो उसे पता चल सकता है कि उसको वो सारे विजन्स क्यों आते हैं। गेविन की बात सुनकर सोफिया रिसर्च करती है और उस चर्च का एड्रेस ढूंढती है जहाँ पर गेविन का पालन पोषण हुआ था। फिर वो दोनों तुरंत चर्च में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं, जो गेविन को देखते ही पहचान लेती है और उन्हें बताती है कि उसको गेविन सड़क के किनारे खड़ा मिला था और उसके साथ एक 12 साल की लड़की भी थी। इन दोनों बच्चों को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए चर्च ने दोनों बच्चों को अलग अलग फैमिली को अडॉप्शन के लिए दे दिया। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर गेविन बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसको वो 12 साल की लड़की याद नहीं थी। अब सोफिया अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके उस लड़की का एड्रेस भी पता लगा लेती है और वो दोनों तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वो लड़की वहां नहीं रहती, लेकिन उसके घर के आंगन में पत्थरों से एक हाथ का निशान बना होता है, जिसे देखकर गेविन बहुत हैरान होता है, क्योंकि ये वही निशान था जो उसको उसके विजन्स में दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ कैंप में सभी लोगों को बर्फीला तूफान आता दिखाई देता है, इसीलिए सब लोग कैंप के अंदर जाने लगते हैं। तभी मैरी बेथ ल्यूकस के पास आती है और उसे अलविदा कहकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि तूफान की वजह से एक बड़ा सा पोल उनके शेल्टर पर गिरने वाला है, जिसमें ल्यूकस खड़ा होता है। इसलिए मैरी बेथ तुरंत भागकर उसे बचाने जाती है, लेकिन इतने में ही वो पोल उन पर गिर जाता है और वो दोनों माँ बेटे पत्थरों के बीच में फंस जाते हैं। कैंप के सभी लोग उन्हें
बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत भारी होता है। तभी सैम को एक आइडिया आता है और वो अपने पास मौजूद गन पाउडर से एक एक्सप्लोजिव बनाता है और उसकी मदद से मैरीबेथ और ल्यूकस को वहाँ से बाहर निकालता है। फिर जब तूफान खत्म हो जाता है तब सब लोग मैरीबेथ और ईव को माफ कर देते हैं और उन्हें कैंप में ही रहने के लिए बोलते हैं। उधर गुफा के अंदर टाई भी पारा से अलविदा कहता है और वापस कैंप में जाता है। तभी अचानक से लिली के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग जाकर देखते हैं तो वो बताती है कि उसने किसी को वहाँ से भागते हुए देखा। तभी सब लोग उस इंसान का पीछा करते हैं और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जो उस गांव में उनको मिला था। इस बच्चे का नाम आइजिया होता है। आइजिया को भागते हुए गिरने से चोट लग जाती है, इसलिए सब लोग उसे लेकर कैंप वापस आते हैं और डॉक्टर सैम उसकी चोट पर पट्टी करता है। तभी उन्हें एक आइडिया आता है कि वो लोग आइजिया का इस्तेमाल करके गांव वालों से दोस्ती कर सकते हैं और यही सब सोचकर वो लोग आइजिया को जीप में बैठाकर उसके गांव ले जाते हैं। फिर जीप में बैठकर आइजिया उन्हें बताता है कि वो उन सब पर शुरू से ही नजर रख रहा था और उसे पता था कि वो लोग बुरे नहीं हैं। फिर जैसे ही वो लोग आइजिया के गांव में पहुंचते हैं तो गांव वाले लोग उनकी जीप को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन आइजिया को उनके साथ देखकर वो शांत हो जाते हैं। फिर टाई पारा से बात करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग दोस्ती करना चाहते हैं ताकि सब लोग मिलकर शांति से रह सके और अगर गांव वाले लोग उन्हें खेती करना और घर बनाना सिखा देंगे तो वो लोग भी यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। पारा टाई की बात मान लेती है और कैंप के लोगों को गांव में आने देती है। फिर जब सब लोग साथ में खेती सीख रहे होते हैं तब पारा उन्हें बताती है कि उन्होंने 60 साल पहले सबसे पहली ग्रीन लाइट देखी थी और उसमें से जो लोग आए थे वो बहुत बुरे थे और बहुत खतरनाक भी थे। उसके बाद से बार बार आसमान से लोग यहाँ आते रहे और वो भी हथियारों के साथ। उन्हीं में से कुछ लोग हमारे गांव में रह गए जिनके साथ मिलकर हमने एक दूसरे के कल्चर को सीखा और हमारी भाषाएं मिल गई। इसी बीच कैंप में वेरोनिका लिली के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैरीबेथ और सैम उसे रोक देते हैं और वेरोनिका को पकड़कर एक कार के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन उससे वेरोनिका की तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से सैम उसे कार से बाहर निकालकर उसका इलाज करता है। उधर गांव में लेवी साइलस से उन लोगों के बारे में पूछता है जो करंट लगने से मारे गए, लेकिन साइलस उसे बताता है कि ये बात उन्हें भी नहीं पता कि उन लोगों की जान कैसे गई, लेकिन वो लोग उन्हें अपने रिचुअल के अनुसार पत्थर के बनाए हाथ के शेप के अंदर रख देते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि किसी ने आइजिया को किडनैप कर लिया है। ये खबर सुनते ही सब लोग अलग अलग ग्रुप में आइजिया को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद साइलस को आइजिया मिल भी जाता है और वो किडनैपर को देख लेता है। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि रेबेका होती है। साइलस उसे आइजिया को छोड़ने को कहता है, लेकिन रेबेका कहती है मैं इसको नहीं छोड़ सकती, मुझे इसको इसकी डेस्टिनी तक लेकर जाना है। साइलस उसकी ये बात सुनकर गुस्से में आता है और उसको चाकू मार देता है और आइजिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद बाकी लोग भी वहाँ आते हैं और रेबेका को घायल देखकर उसको गांव में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसका इलाज करते हैं। तभी लेवी फोटो में देखकर रेबेका को पहचान लेता है, लेकिन रेबेका कहती है कि उसे सिर्फ ईव से बात करनी है। वहीं साइलस आइजिया के साथ छुप रहा होता है और सोच रहा होता है कि रेबेका ने आइजिया का असली नाम गेविन क्यों लिया। फिर जब साइलस खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है तभी आइजिया वहां से भागने का फैसला करता है। उधर वर्तमान समय में गेविन, सोफिया और इजी उस लड़की का एड्रेस ढूंढ लेते हैं और वहां जाते हैं। वहां पहुंचकर गेविन को लगता है कि उसने ये जगह पहले भी देखी है और उनके बैकयार्ड में एक छोटा सा गड्ढा भी होता है। तभी अचानक से गेविन को फिर से विजन्स आने लगते हैं। इसी दौरान पास्ट में रेबेका ईव से मिलती है और उसे बताती है कि आइजिया को ग्रीन लाइट में जाना होगा क्योंकि आइजिया ही तुम्हारा पति गेविन है। दरअसल आइजिया ग्रीन लाइट से होकर 1988 में जाएगा, जहाँ पर चर्च के लोग उसको अडॉप्शन के लिए दे देंगे और आगे चलकर वो तुमसे शादी करेगा और तुम्हारे बच्चे होंगे, जोश और इजी। लेकिन अगर आइजिया उस ग्रीन लाइट में नहीं गया तो फ्यूचर बदल जाएगा और जोश और इजी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए उसका ग्रीन लाइट के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ से काफी दूर है और कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन साइलस उसे रोकना चाहता है ताकि वो अपने पोते के साथ रह सके। उधर वर्तमान समय में गेविन को भी सब कुछ याद आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब विजन्स उसको इसलिए आते हैं क्योंकि ये सब उसकी बचपन की यादें हैं। वहीं पास्ट में रेबेका सबको बताती है कि 1988 में जाने वाला पोर्टल जो ग्रीन लाइट के रूप में खुलता है वो यहाँ से काफी दूर है और उसको बंद होने में सिर्फ एक दिन बचा है। उसके बंद होने से पहले आइजिया को उस पोर्टल में जाना होगा। रेबेका की ये बात सुनकर सब लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर आइजिया को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद जो उसको आइजिया मिल जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक टाइगर उसको खाने वाला है। इसलिए वो अपनी जीप को तेज स्पीड में भगाता है और सही टाइम पर आकर उस शेर को टक्कर मारकर आइजिया को बचा लेता है। तभी लेवी और ईव भी वहाँ आ जाते हैं और
आइजिया के हाथ पर बने चोट के निशान को देखते हैं, जो कि गेविन के हाथ पर बने निशान से मैच करता है और उन्हें रेबेका की बातों पर यकीन हो जाता है कि आइजिया ही गेविन है। तभी वो फैसला करते हैं कि वो सब लोग मिलकर आइजिया को उस पोर्टल तक लेकर जाएंगे, लेकिन साइलस उनको देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है क्योंकि वो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है। वहीं वर्तमान समय में वो लड़की अपने घर पर आ जाती है जिसका नाम इला होता है। ये वही लड़की होती है जो सन 1988 में चर्च वालों को सड़क के किनारे गेविन के साथ मिली थी। इला बताती है कि उसको भी एडॉप्शन से पहले की कोई बात याद नहीं। वो बताती है कि उसको भी विजन्स आते हैं, लेकिन उसको नहीं लगता कि ये कोई उसका पास्ट है या उसकी यादें। उधर पास्ट में ईव, जोस, लेवी और आइजिया देख लेते हैं कि साइलस उनका कुछ लोगों के साथ पीछा कर रहा है, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक खाई आ जाती है जिसको पार करने के लिए एक छोटा सा ब्रिज बना होता है। ईव और आइजिया सबसे पहले उस ब्रिज को पार करते हैं, लेकिन इतने में ही साइलस के लोग वहां आ जाते हैं और उन्हें आता देखकर लेवी ब्रिज की रस्सी को काट देता है ताकि साइलस के लोग आइजिया को पकड़ ना पाए। साइलस जोस और लेवी को ही पकड़ लेता है और ईव को धमकी देता है कि वो आइजिया को वापस कर दे, वरना वो जोस और लेवी को जान से मार देगा। उधर वर्तमान समय में इला को भी पता चलता है कि आखिरकार वो थी कौन। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि लिली होती है, वही लिली जो वेरोनिका के साथ 2024 से साल 10,000 BC में गई और फिर वहां से साल 1988 में। जब वो 1988 में आइजिया के साथ पहुंची तो उसको भी अपने पास्ट का कुछ याद नहीं था और उसने भी अपनी एक नई लाइफ शुरू कर दी। मतलब कि 2024 की टाइमलाइन में एक साथ दो लिली थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। उधर पास्ट में रेबेका कैंप के लोगों को ये बताती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक छोटा सा पोर्टल एक दिन के लिए खुलेगा जो कि सीधा 1988 के समय में ले जाएगा। इसीलिए आप लोग फैसला कर सकते हैं कि किसी को वहां जाना है या नहीं। इसके बाद रेबेका लिली के पास जाती है और उसे एक मैप देकर उस पोर्टल में जाने को कहती है ताकि लिली भी 1988 में गेविन के साथ पहुंच सके और फ्यूचर में कोई भी बदलाव ना हो। रेबेका की बात मानकर लिली वहां से जाने को रेडी हो जाती है। उधर वर्तमान समय में इला अपने बचपन का सामान दिखाती है जिसमें डॉक्टर रेबेका का दिया हुआ मैप भी होता है। उस मैप में सभी पोर्टल की लिस्ट होती है कि कब कौन सा पोर्टल और कहां पे खुलेगा। इसी दौरान पास्ट में ईव और आइजिया को टाई और पारा मिलते हैं जो कि उनकी मदद के लिए बाकी लोगों को लेने के लिए कैंप वापस चले जाते हैं और फिर काफी देर तक वापस नहीं आते। इसलिए ईव आइजिया को समझाती है कि उसको टाइम पोर्टल की तरफ अकेले ही जाना होगा और वो खुद जोस को बचाने जाती है, लेकिन आइजिया पोर्टल की तरफ नहीं जाता और छुपकर साइलस और ईव को देख रहा होता है। साइलस ईव से कहता है, मुझे पता है कि आइजिया के वापस नहीं जाने से तुम्हारी फैमिली गायब हो जाएगी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में ही साइलस का एक आदमी आइजिया को देख लेता है, लेकिन तभी टाई और पारा कैंप से कुछ लोगों को साथ लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसमें सैम उस आदमी को बेहोश करके आइजिया को बचा लेता है। फिर वो राइले, मैरीबेथ और ल्यूकस को कहता है कि वो आइजिया को पोर्टल तक ले जाए और बाकी लोग मिलकर जोस, लेवी और ईव की मदद करते हैं। लेकिन तभी अचानक से जोस को बहुत वीकनेस होने लगती है, मतलब उसका अस्तित्व खतरे में होता है क्योंकि आइजिया अभी तक पोर्टल में नहीं गया होता। उधर वर्तमान समय में इजी को भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। उधर आइजिया के सामने साइलस के कुछ लोग आ जाते हैं जो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरीबेथ अपनी गन निकालकर उन पर फायर करती है, लेकिन एक आदमी मैरीबेथ को चाकू मारने में कामयाब होता है। अब इस वजह से मैरीबेथ सबको आगे बढ़ने को कहती है और खुद ल्यूकस के साथ वहीं पर रुक जाती है ताकि बाकी लोग आइजिया को लेकर पोर्टल तक टाइम से पहुंच जाए। सबके जाने के बाद मैरीबेथ और ल्यूकस कैंप में वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने पर ही मैरीबेथ मर जाती है। वहीं जोस और बाकी लोगों को काफी दूर चलने के बाद एक गुफा नजर आती है, तो जोस कहता है कि हमें यहीं से होकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि टाइम से पोर्टल तक पहुंच पाएं। जोस की बात मानकर सब लोग गुफा में चले जाते हैं। फिर गुफा में कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है। जोस तुरंत उस सीढ़ी पर चढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे आइजिया भी जाता है, लेकिन जैसे ही ईव चढ़ने की कोशिश करती है तो सीढ़ी टूट जाती है। जोस तुरंत ईव को पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ खींच लेता है, लेकिन बाकी लोग नीचे ही रह जाते हैं। लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो लोग उस पहाड़ तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ पर वो ग्रीन लाइट दिखाई दे रही होती है। उधर वर्तमान समय में सोफिया, गेविन और इजी मैप को देखकर एक टाइम पोर्टल ढूंढ लेते हैं। उधर ईव आइजिया को अपने साथ ग्रीन लाइट की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन तभी साइलस वहां आ जाता है और ईव को धक्का देकर आइजिया को अपने साथ ले जाने लगता है। हालांकि आइजिया उसके साथ जाना नहीं चाहता। इसी दौरान जोस और इजी को भी बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है क्योंकि आइजिया अभी भी टाइम पोर्टल में नहीं पहुंचा होता। लेकिन तभी
टाई और पारा वहाँ आ जाते हैं और टाई साइलेस पर गन पॉइंट करके उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसको आइजिया को रोकना नहीं चाहिए और अपनी डेस्टिनी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उन दोनों के समझाने पर साइलेस मान जाता है और आइजिया को जाने देता है। इसके बाद आइजिया उस टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके तुरंत बाद ही जोस और इजी को ठीक फील होने लगता है। इसके कुछ देर बाद लिली भी वहाँ पहुँच जाती है और ग्रीन लाइट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ग्रीन लाइट अब छोटी हो रही होती है और लिली उसके अंदर जाने से डरती है। तभी राइले और जोस उसके पास जाते हैं और उसको हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन इतने में ही वो ग्रीन लाइट एकदम से बड़ी होती है और अपने अंदर लिली के साथ राइले और जोस को भी ले जाती है। मतलब जोस और राइले भी अब साल 1988 में चले जाते हैं, जहाँ पर उनको नहीं जाना था। उधर वर्तमान समय में गेविन फैसला करता है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए खुद वहाँ जाएगा, इसलिए वो अपनी बेटी इजी और इला के साथ उस टाइम पोर्टल में कूद जाता है और पास्ट में पहुँच जाता है। उधर कैंप में रेबेका स्कॉट से कुछ बात करती है और उसको एक जगह ले जाती है, जहाँ पर वो एक मॉडर्न बिल्डिंग देखता है। साल 10,000 BC में ऐसी बिल्डिंग किसने बनाई? गेविन अपनी बेटी के साथ किस समय में पहुंचा? और राइले और जोस 1988 में क्या करेंगे? इन कहानी की शुरुआत होती है 1988 से, जहां पर एक और सिंकहोल खुल जाता है। वहीं 10,000 BC के समय में कैंप के लोग साइलेस को बंदी बनाकर पूछताछ करते हैं कि वो लोग जोस और राइले को 1988 से वापस कैसे लेकर आए, लेकिन साइलेस अपना मुंह नहीं खोलता। फिर लेवी सैम से बात करता है और उसे समझाता है कि उन्हें जल्द से जल्द साइलेस का मुंह खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के पास समय बहुत कम है और उनके पास खाना भी खत्म हो रहा है। तभी पारा कुछ गांव वालों के साथ खाना लेकर उनके कैंप में आती है और सैम और उसकी टीम से एक सौदा करती है कि वो लोग खाने के बदले साइलेस को वापस कर दें। लेकिन टाई पारा से बात करके उनसे थोड़ा और समय मांग लेता है। फिर ये थोड़ा सा समय पाकर सैम साइलेस के पास वापस जाता है और उसके सर पर बंदूक तानकर फिर से पूछताछ करता है और इस बार साइलेस अपना मुंह खोल देता है और सैम को बताता है कि उसे नहीं पता कि जोस और राइले को वापस कैसे लाया जाए, लेकिन डॉक्टर रेबेका उनकी मदद कर सकती है। इसके बाद साइलेस उनको रेबेका की लोकेशन बताता है। ये सुनते ही लेवी और ईव रेबेका से मिलने निकल जाते हैं और जाने से पहले लेवी टाई से कहता है कि वो सैम पर नजर रखे, क्योंकि उसको सैम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही। फिर रास्ते में जाते हुए उन्हें ल्यूकस मिलता है, जो अपनी माँ मैरीबेथ को दफना रहा होता है। तभी उन्हें वेरोनिका के चिल्लाने की आवाज आती है और वो तीनों तुरंत जाकर देखते हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोग वेरोनिका को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं और उनके पास स्टील के भाले होते हैं। ये देखकर लेवी बहुत हैरान होता है, क्योंकि उस समय में स्टील के बने हथियारों का होना नामुमकिन था। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं और वेरोनिका को उन लोगों से बचा लेते हैं, लेकिन इस काम में ईव पकड़ी जाती है, जिसे देखकर लेवी भी अपने आप को उन लोगों के हवाले कर देता है और ल्यूकस वेरोनिका को लेकर वापस कैंप में चला जाता है। उधर गेविन, इजी और इला देखते हैं कि वो लोग जिस सिंकहोल में कूदे थे उसने उन्हें लॉस एंजलिस में पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी किसी तरह ढूंढते हुए वो लोग कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर गेविन देखता है कि कैंप के लोगों में उसका परिवार नहीं होता। फिर कैंप के लोग गेविन को सारी कहानी बताते हैं कि जोस और राइले गलती से 1988 में चले गए हैं और ईव और लेवी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। ये सब सुनकर गेविन को याद आता है कि बचपन में उसके दादा साइलेस ने उन्हें एक्साइल नाम के एक खतरनाक ग्रुप के बारे में बताया था और वो उस ग्रुप का ठिकाना भी जानते हैं। ये सुनकर सैम गेविन को बताता है कि उन्होंने साइलेस को भी बंदी बना रखा है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं। फिर गेविन साइलेस से मिलता है और उससे बात करके उनकी मदद करने के लिए उसे मना लेता है, लेकिन साइलेस उसके सामने एक शर्त रखता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। फिर रास्ते में चलते हुए साइलेस गेविन को बताता है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा है और उसकी माँ ने साइलेस से कहा था कि वो गेविन को बचा कर रखे और यही वजह थी कि वो नहीं चाहता था कि आइजिया फ्यूचर में जाए। उधर डॉक्टर रेबेका स्कॉट के साथ उस आधुनिक बिल्डिंग के पास होती है, जहाँ पर वो स्कॉट से मदद मांगती है, क्योंकि बिल्डिंग में जो लोग हैं वो उसको मारना चाहते हैं और अगर वो उस बिल्डिंग में जल्द से जल्द नहीं गई तो वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। अब ये सब बात जानकर स्कॉट रेबेका की मदद करने के लिए मान जाता है और वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाने का एक रास्ता ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए उन्हें एक की कार्ड चाहिए होता है, क्योंकि रेबेका का की कार्ड वहाँ पर काम नहीं करता। इसलिए वो स्कॉट को वापस गाँव जाकर साइलेस का की कार्ड लाने को कहती है। वहीं दूसरी ओर कैंप में इला वेरोनिका से मिलती है और उसको बताती है कि वही उसकी छोटी बहन लिली है और वो 2024 से वापस उसी से मिलने आई है, जैसा कि उसने वेरोनिका से वादा किया था। अब ये सब बात जानकर वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसी दौरान स्कॉट कैंप में वापस आता है और सभी लोगों को एक झूठी कहानी सुनाता है। इसी बीच पारा कुछ गाँव वालों के साथ कैंप में वापस आती है और साइलेस को वापस लौटाने की मांग करती है, लेकिन कैंप के लोग उसे बताते हैं कि साइलेस तो वहाँ से जा चुका है। अब ये बात सुनकर पारा बहुत नाराज होती है और कैंप का सारा खाना वापस ले जाती है। अब ये सब देखकर ल्यूकस कहता है कि बिना खाने के वो लोग ज्यादा दिन सरवाइव नहीं
नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन लोगों को गांव में जाकर उनका सारा खाना चुरा लेना चाहिए। ल्यूकस की बात सुनकर टाई और सैम उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से गांव वाले लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन तभी वेरोनिका और स्कॉट ल्यूकस का साथ देते हैं और गांव में घुसकर खाना चोरी करने को कहते हैं। स्कॉट ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको गांव में जाकर साइलस का की कार्ड लाना होता है। फिर रात होने पर कैंप के लोग ल्यूकस के साथ मिलकर चुपके से गांव में घुसते हैं और सारा खाना चुरा लेते हैं। इसी दौरान स्कॉट भी चुपके से साइलस के घर में जाकर की कार्ड चुरा लेता है। फिर सभी लोग कैंप में वापस पहुंचते हैं, लेकिन सैम और टाई उनकी इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उधर स्कॉट चुपके से डॉक्टर रेबेका से मिलता है और उसको वो की कार्ड दे देता है। रेबेका स्कॉट से कहती है, तुम्हें गेविन को भी उस बिल्डिंग में लेकर आना होगा क्योंकि उसका वहाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी दौरान हमें 1988 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जोस और रायले चर्च की नन को देखते हैं जो आइजिया और लिली को अपने साथ ले जा रही होती है। अब इस समय में जोस तो बहुत खुश होता है, लेकिन रायले को अपने लोगों की याद आती है और वो वापस जाना चाहती है। इसी बीच जोस न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि उनके शहर में अभी अभी एक सिंकहोल खुला है जो कि सेम 2024 के सिंकहोल की तरह था। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग उस सिंकहोल के रास्ते से वापस पास्ट में जाएंगे। लेकिन जब वो लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और उन्हें सिंकहोल के पास जाने नहीं दिया जाता, जिससे कि वो निराश होकर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक प्रोफेसर जिसका नाम फ्रैंकलिन मार्स होता है वो उनका पीछा करने लगता है। फिर जब वो लोग उस प्रोफेसर से मिलते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो कैलटेक में भूविज्ञान का प्रोफेसर है और वो इन सिंकहोल पर रिसर्च कर रहा है। वो उन्हें ये भी बताता है कि उसकी एक साथी है जिसका नाम डॉक्टर कैरोलिन क्लार्क है जो उन लोगों की मदद कर सकती है, इसीलिए उन दोनों को जाकर उससे मिलना चाहिए। इसी बीच हम लेवी और ईव को देखते हैं जिन्हें उस ग्रुप ने पकड़ लिया था। वो लोग उन्हें लेकर एक माइन में रखते हैं जहाँ पर वो सभी कैदियों से ब्लैक रॉक की माइनिंग करवाते हैं। वहाँ पर ईव और लेवी की तरह और भी फ्यूचर से आए हुए लोग होते हैं। उस माइन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, एक भूल भुलैया की तरह। अब ये सब देखकर ईव को लगने लगता है कि वो लोग अब यहाँ से कभी भी बाहर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइलस गेविन को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर साइलस गेविन को बेहोश कर देता है और उसकी पॉकेट में माइन से बाहर निकलने का रास्ता रख देता है ताकि एग्जाइल के लोग उसको पकड़कर माइन में ले जाएं और गेविन ईव और लेवी को लेकर बाहर आ सके। और ऐसा ही होता है, एग्जाइल के लोग गेविन को पकड़कर माइन में ले जाते हैं जहाँ पर वो अपनी पत्नी ईव से मिलता है। फिर वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और नक्शे की मदद से माइन से भागने में कामयाब होते हैं। वापस कैंप में जाकर ईव अपनी बेटी इजी से मिलती है और बहुत खुश होती है। उधर स्कॉट भी गेविन से मिलता है और उसे रेबेका से मिलने को कहता है। स्कॉट की बात मानकर गेविन रेबेका से मिलता है, जहाँ पर रेबेका गेविन को बताती है कि उस बिल्डिंग में 10th फ्लोर पर वैज्ञानिकों ने एक टाइम पोर्टल बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम 1988 में जाकर जोस और रायले को वापस लेकर आ सकते हैं। इसके बाद रेबेका गेविन को ये भी बताती है कि वो पोर्टल गेविन के पिता जेम्स, साइलस और उसने खुद मिलकर बनाया था, जिसका नाम लाजरस प्रोजेक्ट रखा गया। लेकिन वो टाइम पोर्टल बनाते हुए उनसे थोड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पोर्टल बनने लगे, जिसे देखकर रेबेका ने लाजरस प्रोजेक्ट को बंद करने को कहा। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसको टीम से बाहर निकाल दिया। और यही कारण है कि वो यहाँ फिर से वापस आई है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर सके। इसी दौरान वहाँ पर कुछ गांव वालों के साथ पारा आ जाती है जो कि कैंप के लोगों पर अटैक करने आई होती है क्योंकि उन्होंने गांव वालों का खाना चुराया था। गेविन उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो कैंप के लोगों पर हमला कर देती है। फिर दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ जंगली भेड़िए आ जाते हैं और सब लोगों पर हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर सब लोग आपस में लड़ाई बंद करके भेड़िए से अपनी जान बचाते हैं। लेकिन एक भेड़िया रेबेका पर हमला कर देता है जिससे वो काफी घायल हो जाती है। गेविन वहाँ पर आग लगाकर उन भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है और उनके जाने के बाद दोनों ग्रुप भी समझ जाते हैं कि उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ मिलकर सरवाइव करना चाहिए। फिर सब लोग रेबेका को देखते हैं जिसकी हालत बहुत गंभीर होती है। रेबेका गेविन को बताती है कि उसकी माँ का नाम कैरोलिन है जो कि अभी 1988 में है और वहाँ पर वो एक वायरस बना रही है जिससे लाजरस प्रोजेक्ट को रोका जा सकता है। और इतना कहकर रेबेका मर जाती है। इसी दौरान 1988 में जोस और रायले डॉक्टर कैरोलिन से जाकर मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये वही कैरोलिन है जिसके बारे में रेबेका गेविन को बता रही थी, मतलब ये जोस की दादी है। वो लोग उसको 10,000 BC की फोटोज दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि वो लोग कैसे छोटे आइजिया के साथ 1988 में फंस गए हैं। अब उनकी ये सब बातें सुनकर कैरोलिन उन्हें बताती है कि उसी ने अपने पति जेम्स और पिता साइलस के साथ मिलकर वो पोर्टल्स बनाए हैं और अब वो उन्हें रोकना चाहती है, जिसके लिए वो 1988 में आ गई और यहाँ पर एक वायरस बना रही है जिसकी मदद से वो उस प्रोजेक्ट को बंद कर पाएगी।
वहीं हम देखते हैं गेविन और उसके साथियों को जो साथ मिलकर उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर उन लोगों की बिल्डिंग के गार्ड्स के साथ लड़ाई भी होती है और वो गार्ड्स गेविन को पकड़कर बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं और बाकी लोग बिल्डिंग के बाहर ही रह जाते हैं। तभी ईव साइलस के पास जाकर उससे बिल्डिंग के अंदर जाने में मदद मांगती है। उधर बिल्डिंग के अंदर गेविन अपने पिता जेम्स से मिलता है जो उसे बताता है कि वो लोग फ्यूचर से यहाँ आए थे क्योंकि फ्यूचर में धरती का वातावरण रहने लायक नहीं बचा था और उसी समय गेविन उनके जीवन में आया तो उन्होंने टाइम मशीन बनाकर पास्ट में आने का फैसला किया ताकि वो लोग यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर में भेज सके और अपने बच्चे गेविन और बाकी लोगों को एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन उनका ये टाइम मशीन कभी भी स्टेबल नहीं हो पाया जिसकी वजह से अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पोर्टल खुलने लगे। इतने में ही साइलस बाकी लोगों को लेकर बिल्डिंग के अंदर आ जाता है जहाँ पर गेविन उनसे मिलकर बताता है कि ये आदमी मेरे पिता जेम्स हैं और वो उन्हें 1988 में जाने देंगे ताकि हम लोग जोस और राइले को वापस ला सके। इसके बाद वो सब लोग मिलकर 1988 में चले जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर वो लोग जोस और राइले से मिलते हैं और एक बार फिर से पूरा परिवार एक साथ होकर बहुत खुश होता है। इसके बाद गेविन अपनी माँ कैरोलिन से भी मिलता है जो उसे बताती है कि गेविन को उसके पिता जेम्स की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कभी भी इस टाइम मशीन को बंद नहीं करेगा लेकिन मैंने एक वायरस बना लिया है जो उस टाइम मशीन को बंद कर सकता है, लेकिन इस काम में उसको गेविन की मदद चाहिए होगी। इसके साथ साथ वो गेविन को ये भी बताती है कि उस टाइम मशीन के बंद होते ही सारे पोर्टल खुलने बंद हो जाएंगे और सभी लोग उसी समय में रह जाएंगे जिस समय में वो लोग होंगे, मतलब वो लोग 10,000 BC में ही रह जाएंगे। ये सब जानकर गेविन अपनी माँ की मदद करने को तैयार हो जाता है और जाकर अपने परिवार को भी ये सब बातें बताता है। उसका परिवार भी इस काम के लिए मान जाता है क्योंकि वो लोग किसी भी समय में रहे लेकिन एटलीस्ट एक साथ रहेंगे। इसके बाद वो लोग साथ मिलकर उस टाइम पोर्टल के पास जाते हैं जहाँ पर लेवी फैसला लेता है कि वो फिर से वापस पास्ट में नहीं जाएगा और यहीं 1988 में रहकर अपनी आगे की जिंदगी जिएगा। इसलिए सब लोग उसे बाय बोलकर साल 10,000 BC में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी गेविन को एक विजन आता है जिसमें वो ईव को अपनी बाहों में मरते हुए देखता है, लेकिन इस विजन के बारे में गेविन किसी को नहीं बताता और सबके साथ पोर्टल में कूद जाता है। गेविन अपने परिवार और बाकी लोगों के साथ फिर से टाइम पोर्टल में कूदकर साल 10,000 BC में आ जाता है और इस समय में आने के बाद डॉक्टर सैम सबसे कहता है, मुझे लगता है कि हमें टाइम मशीन को बंद करने के बारे में कैंप के सभी लोगों को बता देना चाहिए ताकि उन लोगों को भी पता रहे कि मशीन बंद होने के बाद वो लोग हमेशा हमेशा के लिए इसी समय में रह जाएंगे। सैम की ये बात सुनकर ईव और बाकी लोग उसको ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि ऐसा करने से कैंप के लोग उन्हें मशीन को बंद करने नहीं देंगे और अगर टाइम मशीन बंद नहीं हुई तो ये टाइम पोर्टल अलग अलग समय में ऐसे ही खुलते रहेंगे जिससे हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब ईव की ये सब बातें सुनकर सैम मान जाता है और फिर सब लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। गेविन और इजी बिल्डिंग में जाते हैं ताकि वो लोग कैरोलिन को एक्सेस दे सके। वहीं कैरोलिन, ईव, सैम और बाकी लोग कैरोलिन के बनाए हुए एक रिसर्च सेंटर में जाते हैं जहाँ से कैरोलिन वायरस को इजीली अपलोड कर पाएगी। अब रास्ते में जाते हुए गेविन थोड़ी अजीब सी बातें करता है जिससे इजी समझ जाती है कि गेविन उससे जरूर कोई बात छुपा रहा है। इसीलिए वो अपने पिता को कसम देकर पूछती है तो गेविन को बताना पड़ता है कि उसने अपने विजन में इजी की माँ ईव को मरते हुए देखा था जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान है क्योंकि वो ऐसा होने से रोकना चाहता है। अब ये बात सुनकर इजी अपने पिता को थोड़ा हौसला देती है कि वो दोनों मिलकर ईव को बचा लेंगे। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो गेविन के पिता जेम्स से मिलते हैं। जेम्स अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि आखिरकार गेविन वापस 10,000 BC में क्यों आ गया। वो अपने परिवार के साथ 1988 में रहकर भी तो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकता था जहाँ पर उसको सारी सुख सुविधाएं मिल जाती। इस पर गेविन अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। इसी बीच इजी जेम्स से बिल्डिंग को दिखाने को कहती है ताकि गेविन को थोड़ा टाइम मिल सके और वो कैरोलिन को बिल्डिंग का एक्सेस दे सके। वहीं दूसरी तरफ कैंप में जंगली गाय भैंसों का हमला होता है। वो देखते हैं कि वो भैंसें इतनी ताकतवर होती है कि उनका पूरा कैंप तबाह हो सकता है। इसीलिए वो लोग भैंसों के झुंड को रोकने के लिए प्लान बनाते हैं और इस प्लान को ल्यूकस लीड करता है ताकि जंगली भैंसें कैंप की तरफ न आए। ल्यूकस सब लोगों के साथ मिलकर कैंप के चारों तरफ आग लगा देता है ताकि जंगली भैंसें कैंप की तरफ न आए और सच में ऐसा ही होता है। आग को देखकर भैंसें अपना रास्ता बदल लेती है लेकिन अभी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। भैंसों का पूरा झुंड अभी भी कैंप की तरफ आ रहा होता है और इसी दौरान आसमान में वो ग्रीन लाइट फिर से चमकती है जिसमें से इस बार बारिश होती है और बारिश होने की वजह से उनकी लगाई हुई आग बुझ जाती है। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि आसमान से पानी के साथ साथ मछलियां भी गिर रही है जिसे देखकर स्कॉट सबको बताता है कि ये वही टाइम पोर्टल है जो 1988 में समंदर के पास खुला था।
ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। उधर बिल्डिंग में जेम्स के वहाँ से जाते ही गेविन कीरा से बात करता है और उससे कंट्रोल रूम दिखाने को कहता है। कंट्रोल रूम में जाकर वो चुपके से अपने बायोमेट्रिक्स की मदद से कैरोलिन को सिस्टम का एक्सेस दे देता है, जिसके तुरंत बाद कैरोलिन सिस्टम में वायरस को अपलोड करने का काम शुरू कर देती है। टाइम पोर्टल को पूरी तरह से बंद होने के लिए उस वायरस का एटलीस्ट 85% अपलोड होना बहुत जरूरी होता है। फिर जैसे ही वायरस सिस्टम में अपलोड हो रहा होता है, वैसे ही आसमान से वो ग्रीन लाइट भी बंद होना शुरू हो जाती है। वहीं कैंप में भी आसमान से बारिश होना बंद हो जाती है, क्योंकि ग्रीन लाइट भी अब बंद होने लगती है। लेकिन अब सब लोग परेशान होते हैं कि बिना आग के इन जंगली भैंसों के हमले को कैसे रोका जाए। तभी ल्यूकस को एक आइडिया आता है और वो सब लोगों को अपने आसपास पड़ी हुई गाड़ियों का हॉर्न बजाने को कहता है, क्योंकि जंगली जानवरों को तेज आवाज से प्रॉब्लम होती है। ल्यूकस की बात मानकर सब लोग हॉर्न के साथ साथ तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। उधर जंगली भैंसों का झुंड उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है, लेकिन ल्यूकस का ये आइडिया काम करता है और सारी भैंसें उनके कैंप के पास आते ही अपना रास्ता बदल लेती है। ल्यूकस के प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से कैंप के सारे लोगों की जान बच जाती है। उधर बिल्डिंग में जेम्स को एहसास होता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर देखता है और गेविन को वहाँ पर खड़ा देखकर वो सब समझ जाता है। इसलिए वो गेविन से वायरस अपलोडिंग को रोकने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि तुम्हारी माँ मुझे गलत समझती है कि मैं इस टाइम मशीन को बंद करना नहीं चाहता, लेकिन बात ये है कि समय के साथ हमने इस मशीन को अब काफी हद तक स्टेबल कर लिया है और आगे चलकर इसको पूरी तरह स्टेबल कर पाएंगे। मैं ये सब हमारी धरती के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ और इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। इसी बीच इजी भी गेविन को समझाती है कि डैड, आपको विजन आया था कि माँ यहाँ पर मरने वाली है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर ऐसा सच में हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर टाइम मशीन चलती रही तो हम समय में वापस जाकर उनको बचा सकते हैं। अब अपने पिता और इजी की ये सब बातें सुनकर गेविन काफी सोच में पड़ जाता है। वो अपने पिता की बात को समझता है और अपनी पत्नी ईव के बारे में भी सोचता है। ये सब सोचते हुए वो फिर से बायोमेट्रिक्स की मदद से वायरस अपलोडिंग रोक देता है। इसके बाद जेम्स गेविन को बताता है कि उन्होंने टाइम मशीन में काफी प्रोग्रेस कर ली है और उनके पास इस मशीन को पूरी तरह स्टेबल करने का एक सोल्यूशन भी है, लेकिन उस सोल्यूशन के बारे में सिर्फ डॉक्टर हेराल्ड जानते हैं, जो कि जेम्स के टीम के एक साइंटिस्ट थे। अब वो गेविन से कहता है कि उसको डॉक्टर हेराल्ड को ढूंढकर उनकी रिसर्च लानी होगी ताकि वो लोग मशीन को पूरी तरह स्टेबल बना सके। अब ये सब जानकर गेविन वापस अपने लोगों से मिलता है और ईव को ये सब बताता है कि उसने ही वायरस अपलोड होने से रोका है, क्योंकि उसने ईव को अपने विजन में मरते हुए देखा था। अब ये सब जानकर ईव और कैरोलिन गेविन पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन गेविन उनको मना लेता है और कैरोलिन भी डॉक्टर हेराल्ड को ढूंढने के लिए मान जाती है। वो बताती है कि डॉक्टर हेराल्ड उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसको पता है कि वो अभी कहाँ मिल सकता है। इसलिए गेविन, कैरोलिन, जोस और राइले मिलकर डॉक्टर हेराल्ड को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो लोग कैरोलिन की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर हेराल्ड नहीं है, लेकिन उनकी रिसर्च के पेपर अभी भी वहाँ पड़े होते हैं। कैरोलिन देखती है कि उन्होंने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है, लेकिन उस जगह पर उनकी रिसर्च के पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए वो लोग डॉक्टर हेराल्ड को ढूंढने का काम जारी रखते हैं। काफी दिनों तक हेराल्ड की तलाश करते हुए एक दिन गेविन लेवी से मिलता है, जो कि उम्र में काफी बड़ा हो चुका होता है। गेविन लेवी को 10,000 BC में देखकर बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों और कैसे वापस आया। लेवी बताता है कि उनके जाने के बाद वो 1988 में पूरे 10 साल रहा, लेकिन टाइम पोर्टल खुलने बंद नहीं हुए, इसलिए 1998 में जो टाइम पोर्टल खुला उसमें कूद कर वो फिर से वापस आ गया। ये देखने के लिए कि आखिरकार कैरोलिन के पास वायरस होने के बावजूद भी तुम लोग मशीन को बंद क्यों नहीं कर पाए। अब गेविन लेवी को भी सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर लेवी भी उनके साथ डॉक्टर हेराल्ड की तलाश करने में लग जाता है। इसी दौरान सैम और राइले एग्जाइल की तरफ टेमिट को ढूंढने जा रहे होते हैं, जो कि एग्जाइल के ग्रुप का लीडर होता है, और तभी उन्हें वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि बंधी होती है। उस लड़की की मदद करने पर सैम को पता चलता है कि वो वर्जाइल की पत्नी है, जो कि अभी कैंप के लोगों के साथ रह रहा है। एग्जाइल के लीडर टेमिट ने उसको धमकी दी है कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो वो वर्जाइल की पत्नी को मार देगा। वहीं हम कैंप में देखते हैं जहाँ पर स्कॉट पहरेदारी कर रहा होता है, लेकिन तभी वर्जाइल उसके पास आकर कहता है, तुम काफी देर से पहरेदारी कर रहे हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं पहरेदारी कर लेता हूँ। स्कॉट वर्जाइल की बात मानकर वहाँ से चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वर्जाइल लाल रुमाल दिखाकर एग्जाइल के लोगों को इशारा कर देता है और वो लोग तुरंत कैंप पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग कैंप में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उधर सैम और राइले को वापस आते हुए गेविन और लेवी भी मिल जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर कैंप की तरफ भागते हैं। उधर कैंप में ल्यूकस को वर्जाइल से पता चल जाता है कि एग्जाइल के लोग एक डायरी ढूंढ रहे हैं,
तभी वेरोनिका उनको बताती है कि उस डायरी के बारे में वो जानती है, क्योंकि वो डायरी उसके नकली पिता एरोन की थी। और वेरोनिका उन्हें ये भी बताती है कि उसने उस डायरी को एरोन के साथ ही मिट्टी में दफना दिया है। टेमिथ तुरंत उन लोगों को उस डायरी को लाने के लिए कहता है। वेरोनिका सबको लेकर उस जगह पहुंचती है और डायरी को जमीन से निकाल देती है, लेकिन तभी सैम, गेविन और बाकी लोग एग्जाइल के लोगों पर हमला करके उन्हें वहां से भगा देते हैं और सब लोग फिर कैंप में पहुंचते हैं, जहां पर वो एग्जाइल के सभी लोगों पर हमला करके स्कॉट की जान भी बचा लेते हैं। लेकिन टेमिथ वहां से भाग जाता है और आगे चलकर स्कॉट के हाथों मारा जाता है। फिर ल्यूकस उस डायरी को गेविन को देता है और गेविन अपने पास रखे हुए उस कागज के टुकड़े को मिलाकर देखता है तो उसे समझ आता है कि ये डायरी डॉक्टर हेरोल्ड की ही है। इसके बाद हम लेवी को देखते हैं, जो जाकर ईव से मिलता है और वो उसको बताता है कि वो यहाँ पर सब कुछ ठीक करने आया है। दरअसल वो यहाँ पे जेम्स को मारने आया होता है और वो ये सब बातें ईव के अलावा किसी को नहीं बताता। उधर बिल्डिंग में जेम्स के टीम मेंबर कीरा टाई से मिलती है और उसको जेम्स के प्लान के बारे में बताती है कि जेम्स मशीन को स्टेबल होने के बाद गेविन को 1988 में जाने से ही रोक देगा ताकि वो ईव से कभी न मिले और जेम्स अपनी पत्नी कैरोलिन और गेविन के साथ हमेशा साथ रह सके। अब इन सब बातों को सुनकर टाई तुरंत गेविन और ईव से मिलता है और उनको ये सब बातें बता देता है कि उनको जेम्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मशीन को स्टेबल होते ही फ्यूचर और पास्ट को अपने मन के मुताबिक बदलेगा। उधर दूसरी तरफ हम कैरोलिन को देखते हैं, जो डॉक्टर हेरोल्ड की रिसर्च के पेपर के साथ अपने पिता साइलस के पास होती है। कैरोलिन को उसकी रिसर्च में कोई प्रोग्रेस होते नजर नहीं आती, इसलिए वो वापस गेविन के पास जाने का फैसला करती है। तो साइलस उससे रिसर्च के पेपर मांग लेता है ताकि वो आगे की रिसर्च जारी रख सके और कैरोलिन को गेविन के पास जाने देता है। लेकिन कैरोलिन के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर कोई आता है और साइलस को गोली मारकर उसके हाथों से वो रिसर्च के पेपर ले जाता है। उधर कैंप में हम देखते हैं कि टाई गांव के लीडर पारा के साथ शादी कर रहा होता है, जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। यहीं पर जब कैरोलिन गेविन से मिलती है तो अपनी माँ को डॉक्टर हेरोल्ड की कंप्लीट रिसर्च की डायरी देता है, जिसे पाकर कैरोलिन बहुत खुश होती है। उधर जेम्स को देखकर लेवी ईव को बताता है कि वो जेम्स को खाने में जहर देकर मार देगा। इसके साथ साथ वो ईव को ये भी बताता है कि साल 1988 में उनके जाने के बाद वो एक लड़की से मिला जिसके साथ उसने शादी करी और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन जेम्स की वजह से वहाँ पर टाइम पोर्टल खुला जिसमें उसका हंसता खेलता परिवार मारा गया और लेवी अपने परिवार की मौत का जिम्मेदार जेम्स को ही मानता है, इसलिए वो उसको मार देना चाहता है। फिर वो सीधा जेम्स से मिलने जाता है और उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है जिसमें जहर मिला होता है, लेकिन तभी ईव भी वहाँ आ जाती है और जेम्स को वो ड्रिंक पीने से रोक देती है। फिर कुछ देर बाद गेविन को भी लेवी की सच्चाई पता चल जाती है और उसको लेवी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो लेवी को कैंप छोड़कर चले जाने को कहता है और खुद अपनी माँ कैरोलिन के पास जाता है। गेविन के जाते ही ल्यूकस और वेरोनिका साइलस को जख्मी हालत में लेकर कैंप में पहुँचते हैं, जहाँ पर साइलस ईव को बताता है कि वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वहीं गेविन अपनी माँ कैरोलिन को देखता है कि किसी ने उसको गोली मार दी है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर गेविन को लगता है कि ये सब उसके पिता जेम्स ने किया है और वो उन पर गुस्सा करता है, लेकिन जेम्स बताता है कि ये सब उसने नहीं किया, भला वो अपनी ही पत्नी को क्यों गोली मारेगा। वो गेविन को ये भी बताता है कि वो जोस और इजी से मिलकर बहुत खुश है और अब वो गेविन की हिस्ट्री बदलना नहीं चाहता। अब ये सब जानकर गेविन का शक कीरा पर जाता है, क्योंकि वही थी जो सबको जेम्स के खिलाफ भड़का रही होती है और सच में ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि कीरा उस डायरी को लेकर वहाँ से जा रही होती है। इसके बाद जेम्स भी ये बताता है कि उसने जब से कीरा को प्रोजेक्ट से बाहर किया है तब से वो उससे नाराज थी, क्योंकि वो उस बिल्डिंग की इंचार्ज बनना चाहती है और जैसा कि अब वो रिसर्च वाली डायरी भी उसके पास है तो वो बिल्डिंग में जाकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए हम सबको मिलकर उसको रोकना होगा। गेविन और ईव जेम्स के साथ तुरंत कीरा को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। जोस और इजी को साइलस के पास छोड़ देते हैं। उधर कीरा बिल्डिंग में पहुंचकर पूरी तरह बिल्डिंग पर कंट्रोल पा लेती है और वहीं पर लेवी भी बिल्डिंग के पास मौजूद होता है और वो पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जेम्स, गेविन, टाई और ईव भी एक लॉयल गार्ड की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और इसी दौरान लेवी भी उनके पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो लोग सीधा कंट्रोल रूम में जाते हैं और गेविन के बायोमेट्रिक्स की मदद से बिल्डिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तभी गेविन लेवी को देखता है जो कि पूरी बिल्डिंग में बम लगा रहा होता है। गेविन उसको देखकर समझाने की कोशिश करता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लेवी कुछ भी सुनने को राजी नहीं होता। उधर ईव जेम्स को देखती है कि वो तो मशीन में कुछ और ही
काम कर रहा होता है। उसे समझ आता है कि जेम्स बदला नहीं है। वो सच में गेविन को 1988 में जाने से रोकना चाहता है ताकि वो अपनी पत्नी और बेटे से मिल पाए। अब ये सब देखकर ईव जेम्स को रुकने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग में बाकी सब लोगों को भी लेवी के बॉम्ब के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए सब लोग बिल्डिंग से तुरंत बाहर भागते हैं और थोड़ी देर बाद बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। अब बिल्डिंग के तबाह होने के बाद अगले दिन सब लोग कैंप में एक साथ होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब उन लोगों को इसी समय में रहना पड़ेगा, इसीलिए सब लोगों को सरवाइव करने के लिए काम शुरू कर देना चाहिए क्योंकि टाइम मशीन तबाह हो चुकी है और अब अपने समय में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर जब गेविन साइलस से मिलता है तो साइलस गेविन को एक बहुत बड़ी बात बताता है। वो गेविन को डॉक्टर हेरोल्ड की डायरी पढ़कर बताता है कि डॉक्टर गेरोल्ड ने इस डायरी में एक जगह का नक्शा बनाया है जहाँ पर उसने जेम्स के ही जैसी एक और टाइम मशीन बनाई हुई है जिसे उसने सबकी नजरों से छुपा कर रखा है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि वो मशीन पूरी तरह स्टेबल है और वर्किंग कंडीशन में है। अब ये खबर सुनते ही गेविन कैंप के सभी लोगों को ये खुशखबरी बताता है कि उनके पास अभी भी अपने समय में वापस जाने का चांस है। इसके बाद वो लोग एक ग्रुप बनाकर टाइम मशीन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में कीरा मिलती है जिसको इस बात के बारे में पता चल जाता है। मगर इस बार कैंप के लोग कीरा को कुछ भी करने से पहले मार गिराते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनके सामने डायरी में बताई हुई लोकेशन आ जाती है, लेकिन ये वही लोकेशन होती है जहाँ पर गेविन ने अपने विजन में ईव को मरते हुए देखा था। वहाँ पर वही फूल वाले बहुत सारे पेड़ होते हैं और एक बड़ी सी छिपकली उन पर अटैक करती है, लेकिन गेविन ईव को बचाने के लिए ईव को वहाँ से हटाकर खुद उस छिपकली के सामने आ जाता है, जिससे ईव तो बच जाती है लेकिन गेविन खुद मर जाता है। अब ये सब देखकर ग्रुप के बाकी लोग तुरंत टाइम मशीन को ढूंढते हैं और जेम्स की मदद से समय में कुछ घंटे पीछे जाकर उस डायरी के नक्शे पर वार्निंग लिख देते हैं कि गेविन को उस बड़ी सी छिपकली से खुद को बचाना होगा। इसके बाद वो लोग टाइम में वापस आ जाते हैं और वहाँ आकर वो देखते हैं कि गेविन भी उनके सामने खड़ा होता है क्योंकि उसने वो वार्निंग पढ़ ली होती है। मतलब कि डॉक्टर हेरोल्ड की बनाई हुई टाइम मशीन बहुत अच्छे से काम कर रही होती है और एकदम स्टेबल होती है। इसके बाद कैंप के सभी लोग अपने अपने समय में वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ल्यूकस और वेरोनिका को देखते हैं जो कि अब एक दूसरे के साथ होते हैं और वेरोनिका अब ल्यूकस के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। वो लोग वापस 2024 में जाकर शादी करने का प्लान करते हैं, लेकिन इसी बीच हम लेवी को देखते हैं जो कि अपने हाथ में बने हुए एक अजीब से टैटू को देखकर कुछ सोचता है, जिससे हमें पता चलता है कि लेवी किसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है और वो किसी मकसद से कैंप में वापस आया होता है। इसी बीच हम जेम्स को देखते हैं जो कि गेविन पर हमला करके उससे कहता है कि अगर हम टाइम मशीन से अपने मन की ही ना कर पाए तो इसका क्या फायदा। वो अभी भी बदला नहीं होता और वो गेविन को 1988 में जाने से रोकना चाहता है। ये सब देखकर गेविन अपने पिता से हाथापाई करने लगता है और इस हाथापाई के बीच में जेम्स के हाथ से गोली चल जाती है जो कि सीधा टाइम मशीन में जाकर लगती है। गोली लगने से टाइम मशीन अनस्टेबल हो जाती है, लेकिन जेम्स गेविन से डायरी को लेकर समय में वापस जाने लगता है। गेविन इस बार अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अपने पिता पर गोली चला देता है, लेकिन मरते हुए जेम्स गेविन को एक और राज की बात बताता है। वो बताता है कि गेविन की एक बहन भी है जिसका इस टाइम मशीन से बहुत गहरा कनेक्शन है। इतने में ही गेविन का परिवार भी वहाँ आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि टाइम मशीन अनस्टेबल होने की वजह से अब दुनिया भर में अलग अलग समय में टाइम पोर्टल्स खुलने लगे हैं। बाहर खड़े कैंप के लोग भी आसमान में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ग्रीन लाइट बन चुकी है। वहीं गेविन अपने परिवार के साथ वहाँ से बाहर आता है, लेकिन तभी ईव वापस जेम्स के पास जाकर वो डायरी लेकर आती है, लेकिन तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। हालांकि ईव उस डायरी को टूटी हुई खिड़की की मदद से गेविन को दे देती है और पीछे से वो टाइम मशीन ईव को अपने अंदर खींचकर किसी और समय में भेज देती है। अब गेविन, इजी और जोस बाहर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा तबाही हो चुकी होती है। फिर वो लोग जमीन में देखते हैं और उन्हें एक बड़े से जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है। मतलब बहुत सारे टाइम पोर्टल खुलने की वजह से अब और भी पीछे के समय के जानवर उनके समय में आने लगे हैं। गेविन अपने परिवार के साथ जान बचाकर भागता है। तो फाइनल सीजन की शुरुआत में हम गेविन को देखते हैं जो अपनी बेटी इजी से बात कर रहा होता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम कैसे न कैसे करके ईव को फिर से ढूंढ ही लेंगे, लेकिन इजी अभी इन सब बातों पर यकीन करने की हालत में नहीं होती। इतना कुछ देखकर वो डिमोटिवेट हो चुकी होती है। उधर कैंप के सभी लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं। उन लोगों को यकीन ही नहीं होता कि जो लास्ट टाइम मशीन बची थी वो भी अब तबाह हो चुकी है और अब उनके पास वापस अपने समय में जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर सब लोग मिलकर
डिसाइड करते हैं कि उनके ग्रुप को ल्यूकस लीड करेगा। उधर ल्यूकस टेंशन में होता है क्योंकि अब वो बाप बनने वाला है और इस समय में वो अपने बच्चे की देखभाल कैसे करेगा यही सब सोच रहा होता है। लेकिन फिर भी वो पूरे ग्रुप को लीड करता है और सबको सेफ रखने के लिए प्लान बनाता है। लेकिन तभी उनके कैंप के पास दो बहुत बड़े डायनासोर्स आपस में लड़ने लगते हैं। वो डायनासोर्स इतने बड़े होते हैं कि आसपास की सभी चीजों को तबाह करने लगते हैं, इसलिए कैंप के सभी लोग तुरंत अपना कैंप छोड़कर वहाँ से भागते हैं। अब इस सिचुएशन को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग वापस अपने कैंप में नहीं जा सकते। इसीलिए डॉक्टर सैम कहता है कि उन लोगों को गांव में जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए और उसकी बात मानकर कैंप के सभी लोग गांव में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट अपना दिमाग लगाकर गेविन के लैपटॉप को स्टार्ट करने का तरीका निकाल लेता है। वो बहुत सारे आलू की मदद से बिजली का उत्पादन करता है जिससे गेविन का लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है और वो अपने आप ही किसी सर्वर से कनेक्ट भी हो जाता है जिसमें गेविन किसी से चैट करता है जो गेविन को बताता है कि वो ईव को ढूंढने में उनकी मदद कर सकता है। गेविन उससे पूछता है कि वो कैसे ईव को ढूंढ सकता है तो वो गेविन से कहता है सियारा को ढूंढो और इसके तुरंत बाद वो सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी दौरान हम जोश को देखते हैं जो राइले के साथ होता है, लेकिन तभी अचानक से एक छोटा सा डायनासोर उन पर हमला कर देता है जिसके हमले से जोश तो बच जाता है लेकिन राइले घायल हो जाती है। बेचारा जोश तुरंत राइले को उठाकर उसके पिता सैम के पास जाता है और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर सैम भी घबरा जाता है क्योंकि उस समय में उनके पास राइले का इलाज करने के लिए जरूरत का सामान नहीं होता। वहीं हम गेविन को देखते हैं जो अपने दिमाग पर काफी जोर डालता है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता। फिर आखिरकार वो लेवी से बात करता है और उससे बात करके उसको याद आता है कि 2021 में पोर्टल खुलने से पहले उसके घर पर माया नाम की एक औरत आई थी। माया नाम सुनते ही लेवी बताता है कि ये तो पेट्रा की माँ का नाम है जो कि अभी हमारे साथ इसी समय में है। दरअसल गेविन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर माया के साथ काम करता था जहाँ पर वो लोग अपने रियल नाम से बात नहीं करते थे। ऐसे ही माया का कोड नेम सियारा था। इसके बाद वो दोनों तुरंत पेट्रा को ढूंढने निकल पड़ते हैं और लेवी को पेट्रा मिल भी जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो पेट्रा से कुछ बात कर पाता, कुछ लोग पेट्रा और लेवी दोनों को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। गेविन और टाई उनको ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँचते हैं तो स्कॉट को पेट्रा का ब्रेसलेट मिलता है और तभी वो आसमान में एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर जाते हुए देखते हैं। गेविन तुरंत उसके पीछे जाने लगता है लेकिन तभी स्कॉट उसे बताता है कि उसने वो लोकेशन ढूंढ ली है जहाँ से उनके लैपटॉप में सिग्नल्स आ रहे थे। फिर वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक टाइम पोर्टल दिखाई देता है जो कि 2 अलग कलर का होता है। इससे उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पर अभी भी कुछ लोग मौजूद है जिनके पास टाइम ट्रेवल की मशीन अभी भी है। गेविन बताता है कि ये टाइम पोर्टल हमें 2 अलग समय में लेकर जा सकता है। तभी वहाँ पर सैम, जोश और राइले भी आ जाते हैं। जोश राइले की जान बचाने के लिए दूसरे समय में जाने लगता है तो गेविन उसे रोकता है और कहता है राइले को उसके पिता सैम देख लेंगे, तुम्हें अभी यहीं रुकना चाहिए क्योंकि हमें ईव का पता चल गया है। लेकिन जोश अपने पिता की बात नहीं मानता क्योंकि वो राइले से प्यार करता है और वो राइले को लेकर टाइम पोर्टल में चला जाता है। उसी समय टाई भी टाइम पोर्टल के पास ही खड़ा होता है तो गलती से वो भी टाइम पोर्टल के साथ ही किसी दूसरे समय में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाई वापस से अपने समय में पहुंच जाता है, मतलब कि वो 2021 में आ जाता है और वो भी टाइम पोर्टल खुलने से कुछ समय पहले, जहाँ पर एक और टाई पहले से मौजूद है और उसके होते हुए वो अपने घर भी नहीं जा सकता। ये सब देखकर टाई बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ पर क्या करे। उसको अपने दोस्तों की चिंता भी होती है जो अभी भी 10,000 BC में अटके हुए हैं और उसके साथ जोश और राइले भी नहीं होते क्योंकि वो दोनों किसी और समय में पहुंचे होते हैं। खैर, जोश और राइले किसी भी समय में पहुंचे हो वो तो हमें आगे जाकर पता चल ही जाएगा। लेकिन तब तक आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को हाइप कर दे जिससे यूट्यूब हमारी वीडियो को आप जैसे और लोगों को शेयर कर दे और वो भी इस वीडियो का मजा ले पाए। और मुझे पता है आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। इसके बाद हम 10,000 BC में गेविन और सैम को देखते हैं जो कि अब बहुत परेशान होते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। गेविन अपनी पत्नी ईव और बेटे जोश को लेकर परेशान होता है और सैम अपनी बेटी राइले को लेकर। तभी गांव वालों को पता चलता है कि उनका एक पहरेदार मारा गया। डॉक्टर सैम और बाकी लोग तुरंत जाकर देखते हैं तो गांव की लीडर कैंप के लोगों पर ही शक करती है और जब तक उसके पहरेदार के कातिल का पता नहीं लग जाता तब तक सभी लोगों को गांव से बाहर ना जाने का ऑर्डर देती है। इसी बीच सैम अपनी बेटी राइले को ढूंढने के लिए गांव से बाहर जाने की कोशिश करता है और उसकी गांव के पहरेदारों से लड़ाई हो जाती है। ये सब देखकर गेविन भी सैम की मदद करता है लेकिन गांव की लीडर उन दोनों को जेल में डाल देती है। फिर अगले दिन उस गांव पर हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स का हमला होता है और सब लोग अपनी जान बचाकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद स्कॉट देखता है कि गांव की जमीन पर मिट्टी से एक सर्कल सा बना होता है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये डायनासोर्स का घोंसला है और वो डायनासोर्स अपने घोंसले के
आसपास किसी भी चीज को खतरा मानते हैं। इसी बीच ल्यूकस गांव की लीडर से जाकर बात करता है कि उन्हें डॉक्टर सैम और गेविन को छोड़ देना चाहिए ताकि वो डायनासोर्स को गांव से भगाने में उनकी मदद कर सके। ल्यूकस की बात मानकर डॉक्टर सैम और गेविन को छोड़ दिया जाता है और फिर स्कॉट के साथ मिलकर सब लोग डायनासोर्स के अंडे को लेकर जंगल में उनके लिए एक अलग घोंसला बनाते हैं। इस काम में गेविन, सैम, स्कॉट और बाकी सभी लोग मदद करते हैं और आखिरकार वो लोग नकली घोंसला बनाकर उसमें डायनासोर्स के अंडे को रख देते हैं, जिससे वो डायनासोर्स गांव से चले जाते हैं। फिर उसी रात डॉक्टर सैम फिर से राइले को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन इस बार गेविन उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि जंगल में उसने मिलिट्री का हेलीकॉप्टर देखा था, उसका नंबर लॉस एंजलिस का था। मतलब गेविन को पता चल जाता है कि मिलिट्री बेस 2021 में लॉस एंजलिस में था, मतलब वो इस समय में भी मिलिट्री बेस को ढूंढ सकता है। डॉक्टर सैम गेविन की बात सुनकर मान जाता है और वो दोनों अगले दिन जंगल के रास्ते होते हुए मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए एक बहुत बड़ा सा जंगली गेंडा उन पर हमला कर देता है। वो दोनों तुरंत अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो गेंडा बम ब्लास्ट में मारा जाता है। फिर सैम देखता है कि वो लोग भागते हुए माइंस के बीच में आ गए हैं और उन्हीं में से एक माइंस पर भागने की वजह से वो गेंडा मारा गया। अब वो दोनों बहुत ध्यान से उस जगह को पार करके आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात माया से होती है। माया उन्हें बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक मिलिट्री बेस है जो कि टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम मशीन को पूरा करने के लिए उन्हें एक चिप की जरूरत है जिसके बारे में सिर्फ गेविन ही जानता है, क्योंकि 2021 में उन लोगों ने एक साथ उस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करा था। गेविन ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसको इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसीलिए वो माया से अपनी पत्नी ईव के बारे में पूछता है, लेकिन माया इस बात से इनकार कर देती है कि उसको ईव के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो खुद अपनी बेटी पेट्रा को ढूंढ रही है। तो गेविन उसे बताता है कि वो किसी अनजान सर्वर से कनेक्ट हुआ था जिसपे उसे बोला गया था कि माया को ढूंढने पर उसे ईव का पता चल जाएगा। ये सुनकर माया बोलती है, हो सकता है मिलिट्री वालों की ये कोई चाल हो, तुम्हारी पत्नी ईव उन्हीं के पास हो सकती है और शायद उनको जो चाहिए वो अगर हम उनको लाकर दे दे तो वो ईव को वापस कर देंगे। इस पर गेविन कहता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि वो चिप क्या है और कहाँ है। इस पर माया उसे बताती है कि वो लोग जिस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसकी कोई भी डिटेल बाहरी दुनिया को पता नहीं चलनी चाहिए थी और इसी वजह से उसी ने गेविन की 1 साल की मेमोरी को मिटा दिया था। ये बात सुनकर गेविन को माया पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी माया बताती है कि वो गेविन की मेमोरी को वापस भी ला सकती है और इसके बाद वो गेविन को एक काढ़ा बनाकर पिलाती है, जिससे गेविन को सच में उसकी मिटाई हुई मेमोरीज वापस आ जाती है। उधर 2021 में टाई डॉक्टर सैम और गेविन से मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि उनके शहर में एक बहुत बड़ा सा पोर्टल खुलने वाला है जिसमें सब लोग गिरकर पास्ट में चले जाएंगे। टाई उन्हें बताता है कि वो किसी तरह वापस इस समय में आने में कामयाब हो गया, लेकिन उसको अभी भी अपने दोस्तों की चिंता है और वो उनकी मदद करना चाहता है। 2021 के डॉक्टर सैम और गेविन उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, तो टाई उन्हें कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ उन्हें ही पता थी, ताकि वो लोग टाई की बातों पर यकीन कर सके। और सच में ऐसा ही होता है। डॉक्टर सैम और गेविन टाई की बातों पर यकीन करके उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। उधर साल 10,000 BC में स्कॉट गेविन को एक आइडिया देता है कि वो 2021 वाले गेविन के लिए एक मैसेज लिख सकता है जिससे वो टाइम पोर्टल में गिरने से पहले ही अपने साथ उस चिप को लेकर आ जाए, और गेविन ऐसा ही करता है। वो एक मैसेज लिखकर बोतल में बंद करके उसको टारकोल में फेंक देता है, जो आने वाले समय में खोद के निकाल लिया जाएगा। और हम देखते हैं कि वो मैसेज 2021 में मौजूद टाई को मिल जाता है। इसी दौरान 2021 वाले गेविन को उसकी बहन हेलेना किडनैप कर लेती है और उसको सारी बातें बताती है कि वो गेविन की सौतेली बहन है और उनके पिता टाइम ट्रेवल करते थे, जिसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम को देखकर वो दोनों अपने पिता से नाखुश थे और उन्हें रोकना चाहते थे। वो बताती है कि साल 1965 में एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप ने उनके पिता की टाइम मशीन की कॉपी बनाने की कोशिश करी, जहाँ से वो उस मशीन की एक इम्पोर्टेंट चिप को चुराकर भाग आई, जिसके बिना वो मशीन चल नहीं सकती। इसके बाद वो गेविन को लेकर एक लॉकर में जाती है, जहाँ पर उन दोनों के फिंगरप्रिंट से वो लॉकर खुलता है और उसके अंदर से वही चिप निकलती है। हेलेना गेविन से बात करके उसको एक टाइम पोर्टल के सामने लेकर जाती है, जहाँ पर वो गेविन को चिप के साथ 1965 में चलने को कहती है, ताकि वो लोग वहाँ जाकर उस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर सैम और टाई भी आ जाते हैं। टाई गेविन के हाथ में चिप देखकर खुश हो जाता है और गेविन को 1965 में जाने से मना करता है। वो बताता है कि इस चिप की जरूरत साल 10,000 BC में है, ताकि वो अपनी पत्नी ईव को बचा सके। टाई की बात सुनकर गेविन उसे चिप दे देता है और टाई चिप को लेकर फिर से साल 10,000 BC में आ जाता है। वहाँ पहुंचकर टाई गेविन और सैम से मिलता है और उनको वो चिप देता है, जिसे पाकर गेविन और सैम बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन गेविन के लैपटॉप में फिर से उसी सर्वर से मैसेज आता है, जिसमें वो गेविन को चिप के साथ एक जगह पर बुलाता है और ईव को ले
जाने को कहता है। फिर अगले दिन गेविन माया के साथ उस चिप को लेकर उन लोगों को देने जाता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि उसकी बहन हेलेना ने अपनी जान पर खेलकर इस चिप को चुराया था और वो अपने मतलब के लिए इस चिप को उन्हीं लोगों के हवाले करने जा रहा है। ये सब बातें सोचकर वो डिसाइड करता है कि वो इस चिप को तोड़ देगा, लेकिन तभी माया अपना असली रूप दिखाती है और वो गेविन पर बंदूक तान कर कहती है, इस चिप को तोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि उस सर्वर से तुमसे बात करने वाली मैं ही थी और तुम्हारी पत्नी ईव को साल 1965 में हमने ही किडनैप किया हुआ है। मैंने ही तुम्हें मजबूर किया इस चिप को यहाँ लेकर आने के लिए, ताकि हम लोग उस टाइम मशीन को पूरी तरह ऑपरेट कर सके और अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सके। ये सब बातें बताते हुए वो गेविन से चिप ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर गेविन की बहन हेलेना भी अपने लोगों के साथ आ जाती है और माया पर हमला कर देती है, मगर फिर भी माया वहाँ से चिप को लेकर भागने में कामयाब होती है। इसके बाद हेलेना गेविन से मिलती है और उससे कहती है कि उन लोगों को कुछ भी करके माया को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो उस चिप का इस्तेमाल करके टाइम मशीन को चालू करने में कामयाब हो जाती है तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सैम, गेविन, टाई और हेलेना मिलिट्री बेस की तरफ जाने लगते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचने वाले होते हैं तो बेस के चारों तरफ बहुत सारे गार्ड छुप कर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं लेवी को, जो कि माया के लिए ही काम करता है और अभी वो उसी जंगल से स्कॉट को लेकर जा रहा होता है। तभी वो स्कॉट को बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो ईव को ढूंढना चाहता है, जो कि उन्हीं लोगों के पास है। इतने में ही इजी वहाँ आ जाती है, जो कि लेवी को बताती है कि उसके पिता गेविन और बाकी लोग खतरे में हैं। इजी की बात सुनकर लेवी तुरंत वहाँ जाता है और माया के गार्ड्स पर हमला करके अपने दोस्तों की जान बचा लेता है, लेकिन इस गोलीबारी में लेवी को भी एक गोली लग जाती है। तभी गेविन और डॉक्टर सैम उसके पास जाते हैं और लेवी मरने से पहले उन्हें बताता है कि वो इतने दिनों से माया के लिए ही काम कर रहा था ताकि ईव को ढूंढ सके। वो बताता है कि माया ने ईव को साल 1965 में कैद किया हुआ है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक टाइम पोर्टल बना हुआ है, जिसमें से गेविन और बाकी सभी लोग 1965 में जाकर ईव, जोस और राइले को बचा सकते हैं। ये सब बताकर लेवी मर जाता है। अब लेवी से ये सब जानकारी पाकर गेविन, सैम, हेलेना और इजी तुरंत उस टाइम पोर्टल के पास पहुंचते हैं और उसमें से होते हुए साल 1965 में पहुंच जाते हैं। 1965 में पहुंचते ही डॉक्टर सैम सबसे पहले अपनी बेटी राइले के पास जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन इस समय में भी उसका ठीक से इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर सैम सोचता है कि उसको अपनी बेटी को बचाने के लिए साल 2021 में जाना होगा, इसीलिए वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर टाइम पोर्टल के पास जाता है। इसी दौरान गेविन, इजी और हेलेना उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ईव को कैद किया हुआ था, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहां पर ईव मौजूद नहीं होती। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें कैदियों की लिस्ट मिलती है और उन्हें पता चलता है कि वो लोग ईव को लेकर साल 10,000 BC में जा रहे हैं। ये देखकर गेविन अपनी बेटी इजी के साथ तुरंत वहां से निकलकर टाइम पोर्टल के पास आता है, जहां पर वो लोग माया के आदमियों पर हमला करके उनकी गाड़ी के अंदर ईव को ढूंढते हैं, लेकिन वहां पर भी ईव नहीं होती बल्कि जोश होता है, जो कि अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होता है। वो बताता है कि जब वो 1965 में पहुंचा तो उसने राइले को हॉस्पिटल में एडमिट किया, जिसके बाद कुछ गार्ड्स उसको पकड़कर एक जगह पर ले गए जहां पर वो अपनी माँ ईव से भी मिला, लेकिन उसके बाद वो लोग उसको बेहोश करके यहाँ ले आए और ईव का क्या हुआ उसे नहीं पता। तभी वहाँ पर हेलेना आती है और वो बताती है कि वो ईव से मिली और ईव ने वहाँ के टाइम मशीन को बंद करने में उसकी मदद भी करी और वापस अपने समय में चली गई। अब हमें साल 10,000 BC में जाकर माया से उस चिप को लेकर उसको रोकना होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर सैम आता है और गेविन को बताता है कि उसको राइले को बचाने के लिए साल 2021 में जाना होगा। ये सुनकर गेविन तुरंत उसको फ्यूचर में जाने को कहता है और खुद अपने परिवार के साथ साल 10,000 BC में आ जाता है। साल 10,000 BC में हम देखते हैं कि कैंप के सभी लोग आखिरी टाइम पोर्टल के सामने लाइन लगाकर खड़े होते हैं और अपने समय 2021 में वापस जा रहे होते हैं। ल्यूकस वेरोनिका को भी वापस भेज देता है और खुद गेविन की मदद करने के लिए उसी समय में रुक जाता है और सबके जाने के बाद गेविन और बाकी लोग मिलिट्री बेस में जाने का प्लान बनाते हैं और तभी स्कॉट को याद आता है कि उन लोगों के पीछे एक बड़ा सा डायनासोर पड़ा हुआ है, जिससे वो कई दिनों से अपनी जान बचा रहे हैं। स्कॉट की ये बात सुनकर गेविन तुरंत कहता है, मुझे समझ आ गया है कि हम बेस में कैसे घुसेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गेविन एक गाड़ी में बैठकर उस डायनासोर को अपने पीछे लगाकर मिलिट्री बेस की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सभी गार्ड्स डायनासोर पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो डायनासोर को रोक नहीं पाते और वो पूरे बेस में तबाही मचा देता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर गेविन अपने लोगों के साथ बेस के अंदर घुस जाता है और तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर उस चिप को उठा लेता है। फिर जब वो लोग चिप को लेकर बेस से बाहर जाने लगते हैं तो उनके सामने माया खड़ी होती है और चारों तरफ से उसके गार्ड्स उन पर बंदूक तान कर खड़े होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाई
गांव वालों के साथ आकर उन गार्ड्स पर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गेविन और बाकी लोग गार्ड्स पर हमला करके वहां से भागते हैं। फिर जब सब गार्ड्स मर जाते हैं तब गेविन बताता है कि अब एक आखिरी टाइम मशीन बची है जो कि एक एरोप्लेन में होती है। वो सब लोग टाई और गांव वालों से मिलकर उनका शुक्रिया करते हैं और वहां से अपने समय में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी माया अचानक से वहां आकर जोश पर बंदूक तान देती है, जिसे देखकर हेलेना बिना सोचे माया को गोली मार देती है और उसकी कहानी वहीं पर खत्म कर देती है। इसके बाद गेविन, उसका परिवार और ल्यूकस के साथ वो लोग वापस 2021 में आ जाते हैं। वापस से अपने समय में आकर जोश तुरंत जाकर राइले से मिलता है, ल्यूकस जाकर वेरोनिका से मिलता है और बाकी सभी लोग अपने परिवार से मिलते हैं। इन सब के बाद आखिरकार गेविन, इजी और जोश ईव से मिलते हैं, जो कि पहले से ही 2021 में आ चुकी होती है।